सो हेलो एंड वेलकम मार्च बैच। कैसे हो आप लोग? आशा रखता हूँ हेल्थ एंड वेल्थ बोथ द थिंग्स आर एट द टॉप, राइट? चलिए आज का मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने आज ही का न्यूज शायद देखा हो, आप लोगों ने देखा होगा जीएसटी लाइफ टाइम हाई आज के डेटा के हिसाब से आया हुआ है ना। तो लास्ट मंथ भी जीएसटी ने लाइफ टाइम हाई बनाया, उससे पहले भी जीएसटी ने लाइफ टाइम हाई बनाया। तो जीएसटी का डायरेक्ट लेना देना जीडीपी से है। अगर जीएसटी लाइफ टाइम हाई आ रहा है तो आप लोग उम्मीद भी रख सकते हो, राइट, कि जीडीपी कैसा आने वाला है ये क्वार्टर। अगर जीएसटी लाइफ टाइम हाई भराया हुआ है तो जीडीपी कम नहीं हो सकता है, राइट? आप इससे सीधा सीधा अंदाज कर सकते हो। कल ही आप लोगों ने और एक चीज भी देखी हो तो वर्ल्ड बैंक ने वापस अपने रिवाइज किए हैं डेटा, और इंडिया को जबरदस्त ग्रोथ पे उन्होंने एस्टिमेट किया है। अब ये सारी चीजें आके मिलती है आपके डेटा के साथ। देखो आखिर में सुनना किसका है? खुद का। जो डेटा आप लोगों ने बनाया है दैट इज रियली अमेजिंग। मैंने देखा आप बहुत से लोगों ने कमाल का डेटा स्टडी किया हुआ है, वंडरफुल, अच्छा काम किया। सो लेट मी गो थ्रू योर स्प्रेडशीट। हम लोग जीडीपी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जीडीपी का सीधे सीधा लेना देना है आपकी कंट्री की इंडस्ट्री पे। जीडीपी अगर हाई ग्रोथ हो तो हमें समझ में आता है कि हमारे कंट्री की अलग अलग इंडस्ट्रीज जबरदस्त बढ़ रही है या बढ़ने वाली है। अगर इंडस्ट्री अच्छी बढ़ रही है तो उनमें से कुछ कंपनियां ढूंढ के आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों कभी भी कंपनियां ग्रोइंग नहीं होती है। ग्रोइंग क्या होता है? सेक्टर। और सेक्टर को ग्रोथ में बूस्ट कौन देता है? वो कंट्री की इकोनॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है इकोनॉमी। बहुत सी बार लोग कहते हैं अरे इलेक्शन से क्या लेना देना, पीएम सीएम चेंज होते क्या लेना देना। लेकिन पॉलिसीज कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो कोई डाउट नहीं है कि सरकार बनने से, सरकार गिरने से, सरकार की पॉलिसीज से बहुत बड़ा इफेक्ट जीडीपी के एस्टिमेट पे पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है जीडीपी, जिसके बारे में आपने लास्ट वीक चर्चा की। वो जमीन जहां पे आप पेड़ उगा रहे हो वो फलद्रुप तो होनी ही चाहिए। उसी प्रकार से वो कंट्री जहां पे आप निवेश कर रहे हो, अगर वहां की जीडीपी अच्छी बढ़ रही है तो ये आपके ग्रोथ को बूस्ट करती है, राइट? तो हमें निवेश वही करना चाहिए जो कंट्री ग्रोइंग है, जो कंट्री का जीडीपी हर साल बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की। चलिए आपकी एक्सरसाइज पे डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। सो लेट मी चेक। आशीष शाह, यस आशीष भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Yes, I am. या आशीष भाई, सो ये एक्सरसाइज आपने की, मैंने देखा, चेक किया यहाँ पे। ये एक्सरसाइज करते समय कोई चीज आपको नई सीखने को मिली आशीष भाई जो काम लग सकती है भविष्य में? एक तो जीडीपी का डेटा, कंट्रीज का डेटा इतने हाई लेवल का मैंने कभी सोचा नहीं था। सो ओके, सो इट ये बहुत बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए कि जीडीपी इतनी बड़ी है, यूएस का इतना बड़ा पार्ट है, चाइना हैज बीन ग्रोइंग फास्ट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि यहाँ से मुझे पता चल सकता है कि कंट्रीज कितने परसेंटेज पे ग्रो हो रही है, एंड उसके हिसाब से मैं फिर फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ या उसका देख सकता हूँ कि 2025 या 2030 में अगर एक अंदाजा लगा के मैं देख सकता हूँ कि इकोनॉमी कितनी ऊपर जा सकती है कंट्रीज की। राइट, राइट। तो कई अलग अलग कंट्रीज की इंफॉर्मेशन मिली, बराबर ना? करेक्ट। हमें कभी कभी ये लगता है कि हमारा कंट्री ये क्या कर रहा है, क्यों ये दो तीन कंट्री के साथ दोस्ती करने का ट्राई कर रहा है, क्यों हम हमारे रिलेशन वहां सुधार रहे हैं। पर फिर आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा ग्रोथ से, राइट? कि वो करेक्ट। कंट्रीज अच्छा ग्रोथ कर रही है तो इंडिया भी चाहती है कि ऐसी ग्रोइंग कंट्री के साथ रिलेशन बनाए, ताकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़े
उद्योगपति है वो अपने बिजनेस को वो कंट्रियों में एक्सपांड कर सके, राइट? करेक्ट। तो अपनी कंपनियों को बूस्ट मिलता है, हमारे धंधे अच्छे सुधरते हैं। तो इन सब का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। मेरे ख्याल से कुछ चीजें हाई क्लियर हुई होगी, जैसे वर्ल्ड आज कितना जीडीपी करता है। तो आंसर क्या होगा अभी परफेक्ट आशीष भाई, दुनिया का जीडीपी कितना है? मेरे पास एक्चुअली डेटा नहीं है, मैं फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा ओके, छोटा है, बट 87 ट्रिलियन है। करेक्ट सर, करेक्ट आशीष भाई। 87.75 ट्रिलियन। सो अब ये एकदम हाई क्लियरिटी है कि करेक्ट। दुनिया, अभी पूरी दुनिया मिलके अगर 800 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो हम सब लोग मिलके करीबन 90 ट्रिलियन प्रोडक्टिविटी करते हैं, है कि नहीं? करेक्ट। Right? तो दिस थिंग इज क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे हमें ये भी क्लियर होता है कि अगर दुनिया 87 ट्रिलियन प्रोड्यूस करती है, तो उसमें यूएस का रोल कितना है? हाँ। बराबर ना, इतना। हाँ, 25%, 24-24.5% जैसा। तो ये आपके ही डेटा से हमें पता चलता है कि देखो पूरी दुनिया का, यूएस का पॉपुलेशन खाली 5% है, पर वो लोग प्रोडक्टिविटी दुनिया को कितनी दे रहे हैं? 24%, 24%। है ना? राइट, ये इधर आएगा, गलती किया मैंने। ओके, 24%। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे BJ4 या यहाँ पे अगर मैं डॉलर डॉलर। का साइन कर दूं, तो मैं ये भी गिन पाऊंगा कि अलग अलग कंट्री का प्रोडक्टिविटी कितना है ना? या तो अब ये आपको खेलना है। देखो ये डेटा आपके सामने है, सबके पास सेम डेटा होता है हमेशा, लेकिन जितना इस डेटा को आप और अलग अलग नजरिए से देखोगे, आपको और कई आंसर मिलेंगे, बराबर ना? अब यहाँ पे इंडिया कितना है देखने दो मेरे को। आपका इंडिया इधर आता है, राइट? हम लोग अभी यहाँ पे है 5वें नंबर पे आपके डेटा के हिसाब से। अब 5वें नंबर पे है, लेकिन हम दुनिया को प्रोडक्टिविटी कितनी दे रहे हैं एज पर योर डेटा आशीष भाई? 3%। 3%। हमारा पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 17%। 17%। हाँ। तो ये साढ़े क्या लगता है आपको, हम 17% पॉपुलेशन मिलके अगर 3% प्रोडक्टिविटी देते दुनिया को, तो ये अच्छी चीज है, डेटा अच्छा है ये? नहीं, नहीं है। काफी बुरा है। हाँ। हाँ, अब यही हाल चाइना का था। देखो आज आपका डेटा ये कहता है कि चाइना 16% प्रोडक्टिविटी देने लगी दुनिया को, हम्म। बराबर ना? अब आपने अगर पुराना डेटा देखा हो तो आपको भी पता रहेगा कि इंडिया और चाइना दोनों का जीडीपी सेम था। हम लोग नहीं बहुत बार मीटिंग में कहते हैं, जैसे आप 1970 80 देखो, तो चाइना इंडिया सेम जीडीपी, पर ऐसा क्या कमाल हो गया पिछले इतने सालों में कि चाइना 16% प्रोडक्टिविटी पे पहुंच गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यस, चाइना इज प्रोड्यूसिंग गुड। उनका जितना पॉपुलेशन है, उनका भी 17% पॉपुलेशन है दुनिया का, और वो 16% प्रोडक्टिविटी देने लगे, तो उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया, राइट? करेक्ट। और इसीलिए आज दुनिया भर की जो प्रीमियम प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, उनका ध्यान चाइना पे है, राइट? टेस्ला पहले इंडिया आया कि चाइना गए? चाइना। या क्योंकि उनको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कार का मार्केट चाइना है, राइट? क्योंकि उनके पास पैसे भी है, उनके पास पॉपुलेशन भी है, बराबर की नहीं? तो ये उनके ग्रोथ की बदौलत, उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने 1980 में की, वो पॉलिसी ने उनको ग्रोथ दिया। और देखो ग्रोथ का फायदा सबको हुआ। आज इंडिविजुअल व्यक्तियों की भी इनकम बढ़ी, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। दुनिया के सबसे ज्यादा आईफोन वहां बिकने लगे, सबसे ज्यादा ऑडी, सबसे ज्यादा मर्सिडीज, सबसे ज्यादा बीएमडब्ल्यू चाइना में बिक रही है। इससे बड़ी बात है ये कि कुछ साल पहले चाइना की कोई कंपनियां दुनिया की टॉप की कंपनियों में नहीं थी, पर आज दुनिया की टॉप की कंपनियों में उनकी कंपनियां आ गई, राइट? बराबर ना आशीष भाई? करेक्ट। यस तो ये यस। सब यहां से जीडीपी से आता है, राइट? आज अगर हम लोग कहते हैं कि चाइना के पास 4 बैंक है, बैंक 4, हाँ। जो 15 लाख करोड़ का धंधा करती है। कितनी बैंक? 4। 4। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन?
HDFC। या करेक्ट। आप सीखोगे आने वाले एपिसोड्स में कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप HDFC बैंक है और धंधे में SBI है। SBI। बराबर, यस। 3.5 लाख करोड़ का धंधा। तो इतनी पुरानी बैंक, आजादी से पहले की, और हमारी बैंक अभी कितना धंधा कर रही है? खाली 3-3.5 लाख करोड़ का। और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक 1.5 लाख करोड़ का धंधा। अब आप अगर इसे चाइना से कंपेयर करते हो तो चाइना की इकोनॉमी हमारी जितनी ही थी, पर आज ऐसा क्यों कि चाइना की 4 बैंक 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है? यानी हमारी सबसे बड़ी बैंक जितना धंधा करती है उतना चाइना की बैंक क्या करती है आशीष भाई? प्रॉफिट करती है। सो दैट्स अमेजिंग। ये क्यों हुआ? ये ग्रोथ की वजह से हुआ। अब अगर आशीष भाई यही ग्रोथ दुनिया इंडिया से उम्मीद करती है इस दशक में, आने वाले 15-20 साल में, तो आपको ये एस्टिमेट करने में मुश्किल होनी चाहिए कि इंडिया की भी बैंक आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आशीष भाई? कर सकते हैं। राइट, दिस इज द वे वर्ल्ड इंटरप्रेट। वो लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि इंडिया अगर ग्रोथ करता है तो इंडिया में क्या क्या सेक्टर आने वाले समय में बड़े बनेंगे। अगर चाइना में लग्जरी प्रोडक्ट का जबरदस्त सेल हुआ, हम अदर अप्रैल कहते हैं जिसे, राइट, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट का सेल हुआ तो इंडिया में ये उम्मीदें हैं। और इसी प्रकार से इंडिया में निवेश करते हैं। एक चीज इंडिया में बेहतर है वहां से कि राजाशाही नहीं है यहाँ पे, बराबर ना? तो जो अली बाबा के साथ हुआ वो इंडिया में होना मुश्किल है, राइट? तो फॉरेन इन्वेस्टर को एक ट्रस्ट रहता है, बराबर, कि कंपनियां ग्रोथ कर पाएगी। तो आपको क्या लगता है इंडिया अगर 3% कंट्रीब्यूट करता है आशीष भाई? हाँ। तो मैंने बताया कि एक जमाने में इंडिया 36% कंट्रीब्यूट करता था, बराबर ना, 200 साल पहले। करेक्ट। पर ये 200 साल में हमारी हालत बिल्कुल खराब हो गई और हम खाली 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर ना? करेक्ट। आज तो हम वापस धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं और IMF ये एस्टिमेट रख रहा है कि आज का जो इंडिया 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आने वाले 15 साल में कुछ चेंज होगा और इंडिया 10% यानी डबल डिजिट में दुनिया को कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा। तो वो किस बेस पे कह रहे होंगे आशीष भाई? अपने ग्रोथ के हिसाब से लास्ट 10 साल 20 साल या जो भी है अपना ग्रोथ जो दिख रहा है इंडिया का, उसके हिसाब से। तो इस ग्रोथ के हिसाब से दुनिया का ध्यान इंडिया पे है, राइट? सो वेरी गुड, आपने डेटा बहुत अच्छा बनाया है। एंड नाउ लेट मी टॉक विथ मिस्टर अर्चित बंसल। यस मिस अर्चित भाई, आर यू ऑनलाइन? यस सर, ऑनलाइन ऑनलाइन ओके अवेलेबल ऑनलाइन। अर्चित भाई, आपने भी बढ़िया काम किया है, एकदम गुड लुकिंग डेटा बनाया आपने, बहुत ही सुंदर। हाँ जी सर। आपके डेटा के हिसाब से भी इंडिया भी 5वें नंबर पे है और आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा हाँ जी। कि क्यों हम लोग इतने सालों से हम करेक्ट इंडिया को प्रेडिक्ट कर रहे थे। अगर जैसे आप कौन सी सिटी से हो अर्चित भाई? हरिद्वार से सर। हरिद्वार। तो हम देखो हरिद्वार तो कभी आए नहीं है मीटिंग में, पर ऐसे कई शहर है भारत के जहां हम करीबन 10 साल से हर साल जाते हैं। तो हम तब से जा रहे हैं जब से इंडिया टॉप 10 में नहीं था, पर हम यही डेटा के आधार पे लोगों को कहते थे कि इंडिया टॉप 10 में आएगा, नंबर 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। और पिछले साल जब हम अलग अलग शहर में घूमे तब हमने कहा था इंडिया विल बी इन टॉप 5 और आज आपके डेटा में टॉप 5 इंडिया आ गया है। तो यही डेटा के आधार पे आज हम लोग ये कहते हैं अर्चित जी कि इंडिया सर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है 2025 से 2030 के दरमियान। बीच में। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? आपका डेटा क्या हाँ जी कहता है? सर, मेरा डेटा तो यही कह रहा है कि 3rd नंबर पे आएगा 2030 में इंडिया। या देखो बट आपका सर डेटा भी मेरे थर्ड कह रहा है। एक दो क्वेरी थी मेरी। या कहिए सर। एक क्वेरी तो मेरी ये थी सर, जो हमने ग्रोथ परसेंटेज निकाली अभी, जैसे आप मेरा डाटा देखोगे तो इसमें मैंने लास्ट 10 इयर्स के लिए है, 5 इयर्स के लिए है, वेरी गुड, 2000 से लिए है, ठीक है सर, 4 लिए हैं। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मतलब ग्रोथ परसेंटेज 5 इयर्स का, 10 इयर्स का? अभी मैंने जो अपने डाटा में सिलेक्ट करा है वो 10 इयर्स का करा है, तो मतलब सुटेबल पैरामीटर क्या रहेगा इसमें सर?
ओके, देखिए क्या हो सकता है अर्चित भाई इस पे, जैसे आपके पास अलग अलग पैरामीटर यहाँ पे है, एक 30 साल का डेटा है, राइट? जी 30 साल का डेटा अगर आप देखते हो तो दुनिया कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रही थी? 7। हाँ 1970 से 7%। या सॉरी 30 साल नहीं बोलेंगे, 50 साल का डेटा 49 है ना? हाँ 49 था या 49 ईयर्स। तो अगर हम 50 साल का लॉन्ग टर्म डेटा लेते हैं तो भी दुनिया को आउट परफॉर्म कर रही है, पर थोड़ा बहुत इंडिया आउट परफॉर्म कर रही है, राइट? पर चाइना जी क्या कहोगे आप? बहुत ज्यादा कर रही है। जबरदस्त, मतलब 11% इज अमेजिंग। डबल डिजिट में इन लोगों ने जीडीपी ग्रोथ किया पिछले 50 सालों में। पर आप देखोगे तो ये ग्रोथ जो असल में आया है ना, ये आया है यहां से, दिख रहा है आपको? 2000 के हाँ जी समय पे 14% ग्रोथ। ये कैसा है 14% ग्रोथ? अच्छा अच्छा ग्रोथ है। एकदम अमेजिंग ग्रोथ है, राइट? इन्होंने 1980 में इतने सारे नियम किए, हमने जैसे आईबीसी कानून अभी लाया, ये लोग 1980s में लेके आए और ह्यूज चेंजेस किए, तो इनकी रफ्तार 1980 से चालू हो गई थी और ये इतनी ठीक है रफ्तार से बढ़ रहे थे कि पूरी दुनिया में, जैसे मैं 10 साल पहले अगर कोई मीटिंग में जाता था तो तब लोग कहते थे चाइना पे भरोसा नहीं करने का, चाइना के सब डेटा गलत है। वो क्यों ऐसा हाँ जी कहते थे पता है? क्योंकि डेटा ऐसे आते थे कि गलत लगते थे, अरे इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। 10 साल हाँ पहले जी भी हम लोग देखते थे कि दुनिया जितना स्टील कंज्यूम करती थी, 50% चाइना अकेला कंज्यूम कर रहा था। सो अगेन इट वाज अमेजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चाइना इतना इंफ्रा पे निवेश कर रहा था, उन लोगों के एयरपोर्ट्स उन लोगों ने डेवलप कंट्री जैसे करने चालू कर दिए थे वो जमाने में। सो दे वर ग्रोइंग और डेटा अमेजिंग था। तो देखो आपने देखा 14% का एक जबरदस्त ग्रोथ, जिसने आज चाइना को एक अलग जगह पे खड़ा कर दिया, राइट? हाँ जी लास्ट 10 इयर्स का डेटा क्या कहता है चाइना का? तब भी आउट परफॉर्म कर रहा है वो। 11, राइट? लेकिन 14 से 11 यानी ये क्या हुआ? डाउनफॉल आया पहले के थोड़ा मुकाबले। डाउनफॉल आया, पर ये क्यों आया दिख रहा है आपको? सीधा वर्ल्ड से कंपेयर करने का, हमेशा कोई भी कंट्री को अकेला नहीं देखने का, राइट? ठीक आप देखोगे इंडिया 10% से बढ़ रही थी पिछले 20 सालों में, पर लास्ट 10 ईयर में हम कितने परसेंटेज से बढ़े? 8% से 8। तो आप बोलोगे इंडिया का ग्रोथ कम हो गया है, पर ये इंडिया का कम नहीं हुआ है, ये चाइना का ग्रोथ 14 से 11 आया, 4 वर्ल्ड का का ही एक कम हो गया। परसेंट आ गया आपका जर्मनी, जापान 0 का 0 है, यूएस का ग्रोथ म्यूटेड है। तो पूरी दुनिया पिछले 10 साल में ग्रोथ खाली 4% से किया, तो ये अच्छा ग्रोथ था? अच्छा था अच्छा ग्रोथ म्यू था। इसे म्यूटेड ग्रोथ कहते हैं, म्यूटेड। ठीक है क्यों म्यूटेड? 7, 5, 4 और पिछले 5 साल में क्या हाल हो गए अर्चित भाई? 2% डिक्लाइनिंग में आके काफी ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग जब भी मीटिंग में बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया कुछ 4-5 साल से म्यूटेड ग्रोथ में है, यानी दुनिया के बिजनेसेस इतने बढ़ नहीं रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एक म्यूटेड इकोनॉमी है। तो इसकी इफेक्ट किसको आती है पता है? दुनिया के साथ पूरी कंट्री जुड़ी हुई है, तो इसकी इफेक्ट देखो चाइना को आई, उनका इकोनॉमी 11 से कितना हो गया? 6% छह भी रह गए। परसेंट अब 6% बुरा नहीं है, लेकिन वो जो एक जमाने में बढ़ रहे थे उतना तो नहीं है, राइट? उतना नहीं पर है। फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि इंडिया और चाइना ने दुनिया को आउट परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते ये, ये कह सकते हैं। राइट? अब जब आप आने वाला समय एज्यूम करोगे, आप क्या कर सकते हो अर्चित भाई, जो आपका सवाल था, हाँ इसका जी एवरेज ले सकते हो आप, इसका एवरेज ले सकते हैं। एवरेज, ताकि क्या हो जाए, देखो अच्छा समय भी आ जाए, लॉन्ग टर्म भी आपने कवर कर लिया और शॉर्ट टर्म में जो खराब हाल है वो भी आपने कवर कर लिया, राइट? ओके तो अब जब आप दुनिया को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं कह सकते 7% से दुनिया बढ़ेगी, आपको पूरा इसका एवरेज करके आप बता सकते हो कि मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड का जो जीडीपी है 4% से बढ़ना चाहिए, राइट? कंसीडरिंग दिस एवरेज, आप चाइना का एवरेज देख लो, आप इंडिया का एवरेज देख लो, बराबर है? तो ये एवरेज आपको अनुमान करने में मदद करता है। क्या करता है? ओके मदद मतलब खालिया, हेल्पफुल रहे। हम्म आपके एस्टिमेट में ये हेल्प करेगा
लेकिन असल में जीडीपी कुछ और फैक्टर से बढ़ेंगे, खाली ये फैक्टर से नहीं अर्चित भाई, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे जीडीपी में जबरदस्त ग्रोथ आता है। कौन बता सकते हैं मुझे और क्या चीजें जीडीपी को बूस्ट करने में काम लगती है? यस एनीबॉडी? कौन से फैक्टर? कंजप्शन सर एजुकेशन, सर्विसेज। देखिए भावना मैडम ने एजुकेशन बोला, क्लाइमेट। सबसे पहली चीज एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। आपने देखा होगा अभी भी बजट आया तो बजट में क्यों सरकार ने एक बड़ा फंड एलोकेट किया एजुकेशन के पीछे। जो कंट्री एजुकेशन के पीछे, जो कंट्री स्किल बिल्डिंग के पीछे कॉस्ट नहीं खर्चेगी, पैसा नहीं डालेगी, तो उनका जो पॉपुलेशन रहेगा उनमें स्किल्स नहीं होगी। तो स्किल बगैर की पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी दे सकती है? क्या कहते हो आप लोग? विदाउट स्किल योर पॉपुलेशन कैन प्रोड्यूस गुड? नो। सो दैट इज द रीजन जब भी कोई कंट्री के डेटा देखे जाते हैं, ये देखा जाता है कि कितना लिटरेसी रेशियो है, क्या लिटरेसी रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर इंडिया का लिटरेसी रेशियो बढ़ रहा है, अगर इंडिया स्किल बिल्डिंग पे निवेश कर रही है, ये देखा जाता है कि लेबर, अब लेबर मतलब ये नहीं कि खाली लेबर मतलब लेबर हुए, हर वो व्यक्ति जो प्रोडक्टिव है उन्हें लेबर गिना जाता है, राइट। जैसे मैं पीयूष पटेल, राइट, मेरी एज 42 की है, तो मैं जरूर प्रोडक्टिव, मैं जरूर इंडिया के जो पूरा जो लेबर वर्ग में उनमें से मैं एक हूं। अब अगर हम जैसे जो भी लेबर वर्ग पूरा है प्रोडक्टिव, अगर वो हाई स्किल्ड होगा तो इससे प्रोडक्टिविटी में बूस्ट मिलेगा कि नहीं? तो कंट्री के डेटा में ये देखा जाता है कि स्किलफुल लेवल कितने हैं, कितने लोगों ने इस साल पीएचडी की, कितने लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में लोग हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है भविष्य के लिए जीडीपी में, राइट। तो जीडीपी में क्या देखा जाता है? लिटरेसी रेशियो, राइट, यानी एजुकेशन, स्किल, लेबर। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, डेमोग्राफिक। यस मैडम, एब्सोल्युटली राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए आप लोग जब ये जीडीपी का डेटा कर रहे थे तब आपने कुछ डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंट्रीज थी, आपने उन लोगों को डिलीट किया। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्रीज यानी क्या? सिंगापुर एक जमाने में हाईली यंग था, सिंगापुर ने जबरदस्त ग्रोथ किया। हर वो कंट्री जो यंग होती है और वो यंग कंट्री में अगर संगम होता है एजुकेशन का और स्किल्ड लेबर का, तो वो कंट्री में ग्रोथ जबरदस्त आता है। अब इंडिया जो है, ये जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी यानी आपने अभी 50 इकोनॉमीज का लिस्ट बनाया है, क्या ये 50 इकोनॉमी को मेजर इकोनॉमी कहेंगे? क्या कहते हो आप लोग? नहीं, 50 तो नहीं कहेंगे, अभी को नहीं कहेंगे। ये सब, yeah, these 50 countries are top 50 countries of the world, but you can't say these are major economies of the world. Major economy मतलब दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज। तो ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि व्हाट इज मेजर इकोनॉमीज। वो इकोनॉमीज जो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करती है उनको मेजर इकोनॉमी कहा जाता है। तो जितनी भी मेजर इकोनॉमी है उसमें सबसे यंग कंट्रीज कौन सी है? यस, इंडिया, राइट। अब आपने अगर बांग्लादेश से कंपेयर किया हो तो बांग्लादेश का आप लोग जानते हो कितना है एवरेज एज? क्या वो यंग नहीं है इंडिया जितना? हम आजाद साथ में हुए, हाँ, काफी यंग है। ओके, पाकिस्तान का एवरेज एज कितना होगा अंदाजे से? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखो आपके सामने। इंडिया का कितना है वो तो पता है ना? 29 years। इंडिया 32 इंडिया। 29 years। एज कितना है?
27. अब ये उम्मीद है, सी आपके सामने डेटा है, 2050 तक भी कितना इंक्रीज होगा? 38। अब ये कहता है कि 2050 तक भी सबसे यंग कंट्री दुनिया की मेजर इकोनॉमी में इंडिया ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला जो समय है, ये समय सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पूरी दुनिया की कहाँ होगी? इंडिया में होगी। तो इसीलिए पूरी दुनिया का फोकस है इंडिया पे कि इंडिया जबरदस्त ग्रोथ करना चाहिए, राइट? अब आप ये कहते हो अगर इंडिया का मीडियन 28 है तो पाकिस्तान का कितना है? उसका तो कम है 21. या तो फिर क्यों दुनिया का ध्यान पाकिस्तान पे नहीं है? मेजर इकोनॉमी नहीं जाऊँ। अरे अगर हम ये कहते हैं इंडिया यंग है तो पाकिस्तान तो हमसे भी यंग है, उस पे ज्यादा वो होना चाहिए दुनिया का ध्यान, पर है क्या? मेजर इकोनॉमी नहीं लिटरेसी, वेरी गुड मैडम, लिटरेसी रेट, स्किल्ड लेबर, राइट, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो वो सब चीजों में इंडिया आगे निकलता है, राइट। ट्रस्टेबिलिटी, जो भरोसा होना चाहिए दुनिया का, राइट, कि आपकी कंपनी होने, आपकी जो कंपनीज होती है वहां पे करप्शन लेवल कितना हाई है कंट्री में, करप्शन लेवल हुआ। अगर आपका कंट्री हाईली करप्टेड रहता है तो भरोसा उतना हम पे कम रहता है। आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया 10 साल पहले हमारा बिजनेस रैंकिंग में हम बहुत पीछे थे, ऑलमोस्ट 135 नंबर पे थे, पर हम पहली बार 100 के अंदर आ गए हैं और इंडिया का टारगेट है कि हमें टॉप 25 कंट्रीज में पहुंचना है इन बिजनेस, राइट। तो दिस इज वेरी गुड, हम लोग इंप्रूव होते जा रहे हैं। पर खाली डेमोग्राफी नहीं है जो कोई भी कंट्री को अट्रैक्टिव बनाती है, डेमोग्राफी में हमसे यंग कई कंट्री है, पर इंडिया के पास और बहुत सी चीजें हैं जो उन कंट्रीज के पास नहीं है। दिस इज द रीजन होल वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन इंडिया, राइट। अब देखो बांग्लादेश एक अच्छा ग्रोथ कर रहा है, क्या आपके डेटा में बांग्लादेश आया था? लेट मी सी, अर्चित भाई आपके डेटा में था क्या बांग्लादेश? नहीं ना। देखो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कितनी कंट्री ली? टॉप 30 कंट्री ली, बराबर। अब एक बार जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए तब आप टॉप 50 कंट्री लीजिएगा, थोड़ा और सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार से बांग्लादेश भी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, राइट। इंडिया बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, क्यों? बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो अ ग्रोइंग इकोनॉमी, पर वो एक छोटी इकोनॉमी है, उसे हम मेजर इकोनॉमी नहीं कहेंगे, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है। तो अगर बांग्लादेश ग्रोथ हो रहा है और इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, कल इंडिया का जुबिलेंट फूड के आउटलेट बांग्लादेश में खुलेंगे, अलग अलग सिटी में जुबिलेंट फैलेगा, राइट। आपके बजाज ऑटो बांग्लादेश में बिकेंगे, बजाज ऑटो का धंधा बिकेगा, राइट। तो हर वो कंट्री, यहाँ इंडोनेशिया देख रहे हो आप लोग, 16वें नंबर पे है। एज पर योर डेटा अर्चित भाई, इंडोनेशिया कौन से नंबर पे जाने वाला है? देखा है आपने? एक मिनट सर, देखना पड़ेगा। लेट मी सी, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। वो क्या आपने नंबर नहीं दिया हुआ है उसका, है ना, लेकिन इंडोनेशिया टॉप 10 में आ जाएगा। कोरिया की भी ग्रोथ अच्छी है, कोरिया 7 पे आ जाएगा। तो ये सब हमें क्यों पता रहे? पता है क्योंकि इंडिया की सब बड़ी कंट्री ये सब कंट्री पे फोकस करेगी। ये डेटा आपके पास है तो उनके पास भी तो होगा, उन्होंने भी देखा हुआ है विच कंट्री आर गोइंग टू ग्रो। तो जहां पे है ग्रोथ वहां पे सब कंपनियों को जाना है, और मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स में इंडिया अव्वल नंबर पे आ रहा है। जैसे आप मेजर इकोनॉमी में देखो 5 साल का ग्रोथ, सबसे अच्छा ग्रोथ किसका है बताइए मेरे को? सब पिछले 5 साल मुश्किल साल थे सब पूरी दुनिया के लिए, पर फिर भी आपकी कंट्री है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया कि नहीं? टॉप 30 में कोई है ही नहीं नजदीक इंडिया के। अमेजिंग, लेकिन ये सब आप लोगों ने कर दिखाया है, दैट्स अमेजिंग। और इसी वजह से दुनिया भर को भरोसा है कि आने वाला जो 15-20 साल है इसमें इंडिया जबरदस्त शाइन करेगा, राइट फ्रेंड्स। सो हियर हमने कुछ डेटा देखे, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बात की कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड मदद कर रहा है। और कोई चीज होती है जो रोल प्ले करती है जीडीपी में?
अगर वो नहीं हुआ तो भी हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा। कौन बता सकते हैं एनी मोर इंडिकेटर्स? कंजप्शन, कंजप्शन सीधा जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है सर, राइट? यानी जीडीपी बढ़ेगा, कंजप्शन तो बढ़ना ही है उससे, राइट? कंजप्शन को डायरेक्ट हम रिलेट नहीं करेंगे, बराबर ना? जितना हम ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना कंजप्शन तो करने ही वाले, राइट? लेकिन एक दो चीजें इंपॉर्टेंट और हम सबको देखनी चाहिए। याद एनीबॉडी? टेक्नोलॉजी, सोचिए बजट में किस पे फोकस किया था? गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, आप में से कोई कह रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेफिनेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज तो होती है, पर आपने कहा स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? सेजल जैन, आपने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, वही बताया ना आपने, टेक्नोलॉजी। यस। तो देखो एक जमाना था जब हम लोग गिनते थे कि रोड कितने बन रहे हैं, जितने ज्यादा रोड ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। उसी प्रकार से आज हम गिनते हैं कि ब्रॉडबैंड कितना लग रहा है, राइट? ऑप्टिक फाइबर कितना बढ़ रहा है। अगर हमारा देश ऑप्टिक फाइबर पे फोकस नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आने वाला जमाना तो मोबाइल से सब ट्रेड करने वाला है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर। हम देखेंगे अपना कंट्री कितना टेक्नोलॉजी पे निवेश करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। सोचिए इस बार के बजट में उस पर बहुत फोकस रखा हुआ है। सरकार ने ये कहा कि वो लोग, बोल दूं मैं, हेल्थ पे बहुत फोकस करने वाले हैं। भूल गए आप, है ना? सरकार ने क्या कहा इस बार कि हम लोग हेल्थ रिलेटेड बहुत से चेंजेस लाएंगे जिससे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे ना हो जाए, राइट? आप लोगों ने स्कीम्स देखी होगी जो मेडिक्लेम रिलेटेड आई हुई है, सरकार की खुद की योजना। ये क्यों सरकार ने किया? उनका ये टारगेट है कि अगर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग हेल्थ केयर पे बढ़ाती है तो आप लोग, यानी जो इंडिया का 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उनका जो स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर पे होता है वो कम हो जाता है। और हमारा जो हेल्थ केयर पे जो स्पेंडिंग है वो लाखों में होता है। एक ऑपरेशन करवाना हो कितना पैसा हो जाता है। तो अगर हमारा स्पेंडिंग कम हो जाएगा तो ये हम सबके लिए कंजप्शन में कन्वर्जन हो जाता है, राइट? तो हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंट्री अच्छा हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाता है तो हम जीडीपी क्या करेंगे? फिर तो बीमार के बीमार रहेंगे, बराबर की नहीं? आपने देखा होगा जैसे ही वैक्सीन लॉन्च की, तुरंत ही इंडिया के ऊपर सबने पॉजिटिव होके एस्टिमेट बढ़ा दिए कि इंडिया का जीडीपी इतना आएगा, इंडिया का जीडीपी उतना आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बुरे साल से गुजर रहे हैं, कोरोना वाला साल है, और यही कोरोना का जो वैक्सीन है ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर बन के आया है। सो हेल्थ को भूलना नहीं। ये सारी चीजें जीडीपी को अव्वल ले जाने में मदद करती है, बराबर? और एक चीज जो चाणक्य के जमाने से है, उन्होंने अपने अर्थतंत्र में ये लिखा हुआ है कि जो कंट्री ये नहीं करेगा वो कंट्री कितना ही आगे बढ़े, उसकी रुकावटें हमेशा उसको सामने आएंगी। और वो है क्या? सेल्फ डिफेंस। क्या बात है, क्या बात है रामू जी, बढ़िया एकदम। सेल्फ डिफेंस, हमारा अपनी आर्मी डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट बढ़िया होना जरूरी है, बराबर ना? आपने देखा होगा कि हर कंट्री का एक बजट होता है कि वो अपने डिफेंस पे निवेश करती है। आपने इस साल का भी देखा होगा इंडिया ने किस प्रकार से डिफेंस में अलग अलग निवेश किया। तो डिफेंस क्यों? क्योंकि आपकी कंपनियां बढ़ती जाएगी, बड़े हम होते जाएंगे, पर अगर हमारा डिफेंस पक्का नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, कहीं से भी आके अटैक हो गए, तो फिर हम वापस विनाश हो जाता है अपनी कंपनियों का। तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप देखोगे जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, डिफेंस हमारा और अच्छा होता जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा सुधरता जाएगा, राइट?
हम टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे और इन सब चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ज्यादा लोग हैं इंडिया में, ज्यादा जैसे यंग पॉपुलेशन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जॉब क्रिएशन भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखा जाता है। आप लोग ये सब आंकड़े बार बार देखते होंगे कि इन पे बार बार चर्चाएं होती है। तो एम्प्लॉयमेंट फिगर अगर हमारी अच्छी रहती है तो ये सारी चीजें जीडीपी को बूस्ट करेगी, राइट। अभी के जितने डेटा है, हेल्थ केयर मान लीजिए, एजुकेशन मान लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट देख लीजिए। सोचो 50 ऑलमोस्ट 40% अगर पॉपुलेशन वुमेन की हो और वुमेन का बैंक अकाउंट ना हो तो ये अच्छी चीज है। जस्ट 10 साल पहले बैंक अकाउंट ही नहीं थे वुमेन के, अब पिछले 10 साल में अगर बैंक अकाउंट इतने सारे ओपन हुए हैं तो ये क्या करेगा, ये वुमेन को भी एम्पावर करता है। यही वुमेन्स अगर हायर एजुकेशन में अपने आप का नाम लिखाती है, आपने इस बार के डेटा देखे हो तो मैंने भी 2-3 बार फोकस किया था मीटिंग्स में कि इस बार हायर एजुकेशन में वुमेन्स ने मैन से ज्यादा अप्लाई किया है। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में हर एक फैमिली डबल टायर से चलेगी, डबल व्हील, डबल इंजन। तो ये सब चीजें जीडीपी को एम्पावर करती है दोस्तों। तो अब आपको क्या लगता है, ये सारे अलग अलग फैक्टर को देखें, बजट देखें, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको लगता है कि इंडिया नंबर 3 पे आएगी? व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने अर्चित जी से बात की ना, ओके चलिए कृणाल कंसारा, यस कृणाल जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Yes, sir, I'm online. या कृणाल भाई, आपका डेटा क्या कहता है, क्या आपको लगता है कि इंडिया तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी आने वाले समय में? 100%, sir. 100%. बनेगी 100%? Yes, yes, definitely. या देखो, अगर बनेगी तो ये हम सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये हम इससे हमारी वेल्थ बनेगी, बराबर की नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे वेल्थ बनेगी, सबकी कंपनियां बड़ी बनेगी, पैसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो जरूर हम सबको उम्मीद भी रखनी चाहिए और हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज के अंदर, करना चाहिए कि नहीं कृणाल भाई? Yes, sir. Yes, sir. है Sir, ना? sorry to interrupt. Yeah. एक क्वेश्चन पूछना था सर। Okay. We have found the last 49 years और 19 years का डेटा तो हम लोगों ने ढूंढ लिया था, but Right. I was having some confusion in coming up to 2025 और 2030 तक का हमारा Okay. ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो बराबर उसको ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। बराबर। तो शुड वी अप्लाई द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला या फिर कोई और फॉर्मूला उसमें डालना? फ्यूचर वैल्यू देखो, 2-3 चीजें हैं खाली इसमें कृणाल भाई। सबसे Yeah. पहला आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज से इंडिया बढ़ेगा। तो पहली चीज क्या होती है, एस्टिमेट, कि इंडिया का ग्रोथ कितना रहेगा। अब वो एक बार आपने इंडिया का ग्रोथ का एस्टिमेट कर लिया, मान लो आप 8% कहते हो, आप में से कोई 10% कहेंगे, आप में से कोई ये भी कहेगा कि नहीं इंडिया 6% से ही बढ़ेगा, पर आप में से कोई ये कहेगा कि इंडिया 0% से बढ़ेगा, 2% से बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते क्योंकि ये डेटा के खिलाफ है, ऐसा हुआ नहीं है कभी, राइट। Yes. तो इन सब डेटा को आधार रख के पहले आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ होगा, और फिर उसको फ्यूचर वैल्यू में डाल के आप एस्टिमेट कर पाओगे 2030 में, 2040 में इंडिया किधर पहुंचेगी। Can we take the average percentage of last 5 years? या यू कैन टेक, पर सिर्फ 5 साल से कभी नहीं देख सकते, क्योंकि 5 साल का कोई साइकिल नहीं होती है। 5 साल में आपको तेजी भी देखनी है, आपको मंदी भी देखनी है। तो कम से कम कंपनी का रिसर्च करो या कंट्री का करो, आपको 20 साल का डेटा ध्यान में रखना चाहिए, मिनिमम। कितने साल का? 20 years. मिनिमम 20, क्योंकि उसमें अच्छी साइकिल भी आ गई, बुरी साइकिल भी आ गई, बराबर कुणाल भाई? Yes, sir. Yes, sir. या एंड जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से निधि को कुछ क्वेश्चन है। यस निधि, पूछो तो, क्या क्वेरी है आपको? तो सर जैसे आपने बोला था कि टू एस्टिमेट 2030, जैसे पोस्ट 2000 हमने देखा इंडिया वाज ग्रोइंग एट 10%, और इफ टेक दैट अपन ने उसी को एक्सट्रापोलेट करके 2030 तक कंपाउंड किया, बट सो
क्वेश्चन ये है कि हाँ। जरूरी नहीं है कि जो लास्ट 20 साल में अगर 10% पे ग्रो हुआ है तो बराबर आगे 10% पे ग्रो होगा, क्योंकि मैंने 2000 के को ब्रेकअप किया तो द फर्स्ट 10 इयर्स में लगभग 12% का ग्रोथ आया एंड नेक्स्ट 10 8% आया, तो द एवरेज केम आउट टू 10%। तो अगर फर्स्ट 10 और नेक्स्ट 10 इयर्स में 4% का फर्क आया है तो हाउ कैन वी अज्यूम कि नेक्स्ट 10 इयर्स भी हमें 10% ही रिटर्न आएगा, बिकॉज उसी के ऊपर इट विल डिपेंड दैट इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन निधि। हमें ये लगता है कि पिछले 10 सालों में, जैसे ये आपके सामने ये डेटा, और मेरे ख्याल से आप इसी की बात कर रहे हो, कि पहले 10 सालों में ये ग्रोथ जैसे यहाँ पे 10% है क्योंकि इन्होंने 20 इयर्स लिए हुए, पर अगर आप खाली ये 10 साल लेते हो तो कितना ग्रोथ आता है? 12% आता है इंडिया का। 12%। अब आप मुझे ये कह सकते हो वही टाइम पे वर्ल्ड जीडीपी कितना था? वो भी 6% जैसा होगा। ओके, बराबर। पर इंडिया का ये 10 साल में ग्रोथ 12 के बदले कितना हो गया? 8%। राइट, पर वो क्यों हुआ? क्या इंडिया की वजह से हुआ? पता नहीं। नहीं, हाँ, इसीलिए हमेशा कोई भी कंट्री को कंपेयर किससे करने का हमारा बेंचमार्क क्या है? वर्ल्ड जीडीपी। ओके, देखो, वर्ल्ड का जीडीपी जब ये 10 साल में खाली 4% था, यानी कम था, तो दुनिया जब तक इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया का जीडीपी जबरदस्त बढ़ेगा। इंडिया भी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इंडिया को अगर 12% 11% पहुंचना है तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर पूरे वर्ल्ड में रिकवरी आ जाए, बराबर ना? तो अगर वर्ल्ड में मंदी रहती है, जैसे पिछले 5 साल में दुनिया में मंदी रही, 2% मतलब कुछ भी नहीं है, राइट? तो 2% का ग्रोथ रहा, इंडिया ने 7% किया, तो आप ये अंदाजा जरूर रख सकते हो कि अगर दुनिया में मंदी ऐसी की ऐसी रही तो इंडिया 7% से ही ग्रोथ करेगा। पर अगर वर्ल्ड 2% से 4% होता है तो इंडिया 7 से किधर आ जाएगा निधि? 10। या वेरी सिंपल है ना? तो इंडिया को इंडिया के हिसाब से खाली मत देखो, इंडिया वर्ल्ड से कनेक्टेड है, राइट? पर उसके सामने दूसरी कंट्रियों का भी हाल ऐसा होगा। अगर निधि इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं रहा तो ना चाइना का रहेगा, ना यूके का रहेगा, ना यूएस का रहेगा, क्योंकि ओवरऑल तो इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग होल वर्ल्ड, बराबर है? तो देन इन दैट केस सर, अगर हो सकता है कि इंडिया फिफ्थ पे ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा पता है? क्योंकि मान लो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में इंडिया का ग्रोथ 60% ही रहता है, पर इंडिया के आगे वाली जो कंट्री है उनका ग्रोथ कितना है? ये दो कंट्री का 0%, 1%। 1 and 0। तो अगर इंडिया 10% से ग्रोथ नहीं भी करता है तो भी इंडिया इन दोनों को ओवरटेक करने वाला है, ओके, समझे? क्योंकि ये दो तो बढ़ ही नहीं रहे, तो हमारे आगे का जो दो खिलाड़ी है वो तो बेचारे 0% से बढ़ रहे हैं। तो इंडिया कुछ भी ग्रोथ करे, हमारा तीसरे नंबर पे पहुंचना एक सत्य बात है, लेकिन अब कितना जल्दी तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? वर्ल्ड जीडीपी। वर्ल्ड वर्ल्ड जीडीपी इकोनॉमिक। जितना जल्दी दुनिया की इकोनॉमी में तेजी आएगी उतना स्प्रेड बढ़ेगा मैडम। स्प्रेड यानी हम में और जापान में और हम में और जर्मनी में ग्रोथ में डिफरेंस हमारा बढ़ जाएगा, राइट? इंडिया सीधा 10% पार करेगा मैडम अगर दुनिया का ग्रोथ अच्छा रहता है तो, पर जापान वो केस में भी 2% से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, राइट? तो हम तेजी से बढ़ रहे और हमारे आगे वाली जो गाड़ियां है वो एकदम धीमी गति से चल रही है। तो इन डेटा को ध्यान में रख के हमारा तीसरे नंबर पे पहुंचने में कोई प्रकार की रुकावटें नहीं है, राइट? और इसी वजह से जस्ट अभी जब जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, राइट, चेन्नई में मीटिंग रखी हुई थी और उन्होंने क्या कहा इंडिया आके कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक देयर कंट्री अराउंड 2026। उन्होंने 2026 कहा है,
तो देखो जापान को भी पता है कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक देम, बराबर। तो दिस ऑल डेटा वुड बी हेल्पफुल, पर फिर भी ये सारे डेटा को कंटिन्यू ट्रैक करते जाओ। कंटिन्यू मतलब आज आपने सोचा कि कितना एस्टिमेट लिया है, मेरे ख्याल से 1 मिनट, अर्चित भाई आपने कितना एस्टिमेट लिया है आने वाले समय का, 10 साल का? 10 साल का लिया सर, 10 हाँ, साल का। कितना परसेंटेज ग्रोथ एस्टिमेट किया है? इंडिया की 8%, वर्ल्ड की 4%। 8%। अब इसको ट्रैक करता रहने का, हो सकता है 8 के बदले 10% भी हो जाए, राइट? और ये भी हो सकता है 8 के बदले 5% रहे। ये किस पे डिपेंड है? वर्ल्ड जीबी पे। हाँ, ऐसा मत सोचना कि ये इंडिया पे डिपेंड है, ये पूरा वर्ल्ड पे डिपेंड है, क्योंकि इंडिया की बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट करती है। अगर यूरोप खरीदेगा नहीं तो यूपीएल माल किधर बेचेगा? आपकी दवाई की कंपनियां माल किधर बेचेगी, राइट? टीसीएस किसको प्रोडक्ट बेचेगा, सर्विस बेचेगा? आज आईटी की कंपनियों का तो 80% टर्नओवर अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। तो दुनिया का सुधरना जरूरी है अगर हम इंडिया को सुधरा हुआ देखना चाहे, राइट फ्रेंड्स? गो इन दिस वे, ओके? सो उम्मीद रखूंगा कि कृणाल जी आपका भी क्वेरी क्लियर हो गया। और कोई क्वेरी और कोई है कृणाल आपको इसके रिलेटेड? नो सर, नो सर। सर मुझे है। या कहिए सर। सर अभी एक तो जवाब आपने दे दिया। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, डू वी नॉट कंसिडर द ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट इंडिया हैज? लाइक फॉर एग्जांपल हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हो रहा है। अगर वहां हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे तो हमारा जीडीपी ग्रो नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा, इंडिया में देखो आप तो सर्विसेज सेक्टर और फार्मिंग, ये दो चीजों पे भी हमको इक्वली ध्यान देना चाहिए। राइट। जो पहला आपका सवाल था कि यूरोप और यूएस, बराबर? तो डेफिनेटली वो कंट्री ऐसी है जो हाईली कंज्यूम करती है। जैसे हमारा ऑटो एंसिलरी का जो बिजनेस है, आपकी ऑटो की सारी कंपनीज ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रही है। और किधर एक्सपोर्ट कर रही है? यूरोपियन कंट्रीज में, बराबर ना? मदरसन सुमी ऑडी को माल दे रहा है यूरोप में, यूएस में, राइट? तो यूरोप और यूएस का सुधरना जरूरी है। तो ये वर्ल्ड जीडीपी से जुड़ा हुआ 100% है। अभी आईएमएफ ने ये बताया कि आने वाले साल में दुनिया का जीडीपी 2% से आगे बढ़ के 4% होगा। तो उनका यही कहना है कि दुनिया में इंप्रूवमेंट आएंगे आने वाले साल से। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि चलो दुनिया इंप्रूव करेगी तो इंडिया को इसका जरूर लाभ होगा, बराबर ना? तो 100% वी आर कनेक्टेड एंड वी एक्सपेक्ट गुड रिकवरी इन यूरोप एंड यूएस। इंडिया जैसा नहीं रिकवर करेंगे बट एटलीस्ट दे विल रिकवर। और दूसरा जो आपने कहा कि एग्री है ना, एक एग्री और आपने फार्मा बताया, सर्विसेज सेक्टर। या अब देखो एक जमाना था, एक टाइम पे पूरा जीडीपी इंडिया को एग्री से मिलता था। एग्जैक्टली। अब खाली इंडिया नहीं, वर्ल्ड देखो तो अब दुनिया भर को ज्यादातर जीडीपी एग्री से आता था। पर जैसे जैसे कंट्रीज बदलते गए, मैन्युफैक्चरिंग हब आया, धीमे धीमे एग्री का जो डिपेंडेंसी कम होता गया। तो बीच का एक पोर्शन था जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे वर्ल्ड जीडीपी डिपेंड करती थी। पर आज का जो जमाना है, आज जीडीपी दुनिया भर को मिल रही है सर्विस सेक्टर से। और इनफैक्ट इंडिया को भी हम देखें तो सर्विस सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। अपना आईटी 20 साल पहले जीरो था, है ना? तो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग वाज जीरो, फाइनेंस वाज जीरो, आईटी वाज जीरो, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मेटल, ये सब कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी थी। पर देखो पिछले 20 साल में अगर इंडिया का जीडीपी 7% से बढ़ा, 8% से बढ़ा, तो ये जो बैंकिंग है ये 15% से बढ़ा है। सर्विस सेक्टर 15% से बढ़ा, आईटी 15% से बढ़ा। तो हुआ क्या? ये सब सेक्टर ऑटोमेटिकली बड़े हो गए। और हम इंडिया में अभी अगर देखते हैं कि गांव में, जैसे रूरल एरियाज में, तो रूरल को ज्यादातर उनका अर्निंग सोर्स क्या होता है? हम लोग क्या मानते हैं? एग्रीकल्चर। लेकिन अभी
पिछले 5 साल से अगर हम डेटा देखें तो अब हम गलत हो जाएंगे अगर हम एग्रीकल्चर से माने कि इंडिया का रूरल एग्री पे डिपेंड है। अभी Correct. इंडिया का रूरल सर्विस पे डिपेंड है, राइट? वहां Correct. का ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग सर्विस सेक्टर से कमाने लगे हैं। Correct. मतलब कोई गांव है, उसने अपनी दुकान कर दी, किसी ने कोई ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सो नाउ दे आर ग्रोइंग वाइडली, है ना? Right. हमें एग्री पे फोकस करना पड़ेगा, पर एग्री अब सर्विस की जगह नहीं ले सकेगा आने वाले टाइम में, बराबर ना? Correct. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा महेश भाई, आने वाले टाइम में हमें Services. तैयारी रखनी पड़ेगी कि अब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में नहीं होंगे इंडिया में जितने अब बराबर, तक थे। बराबर. धीमे धीमे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कम होगी, तो Right. हमें कम लोगों से, कम पानी से, कम जमीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, Right. है कि नहीं? Right. तो इससे एग्री सेक्टर बढ़ेगा सही, राइट, पर उसके साथ दूसरे सेक्टर को डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगा, राइट ना? जैसे टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, Right, sir. Thank you. so we have just discussed with Krunal Kansara. Let me talk with Mr. Ramu. Yeah, Mr. Ramu, yes, you can unmute yourself. Yeah, sir. Good evening. Yeah, good evening. So जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब कुछ अमेजिंग चीजें मिली आपको आपके डेटा में से? Yes, sir. काफी सारी. So most of the things are same. Yeah. Like yes, India will be the third largest economy by 2030, and I have taken the same CAGR for 9 year and 4 year. Okay, very good. So one thing is, sir, मैंने थोड़ा टोटल 50 कंट्री का डेटा लिया. So जिसमें इथोपिया 50 जैसे कंट्री भी लिया है आपने? Yeah. वेरी So गुड, जिसमें वेरी सर गुड। इथोपिया जैसे भी कंट्री काफी अच्छा कर रही है. ओके, तो आपका डेटा देखो दूसरों से थोड़ा अलग होगा, है ना? Yeah. आपके And sir, हिसाब finally से मैंने टॉप सॉर्ट 10 किया में है. कौन है? या मैंने सॉर्ट किया है 2030 के डेटा को लेके. So ओके, if you ये कौन सा come this side, 2030 कौन सा है सर, ये वाला? no sir, उसके बाद वाला. हाँ ये yes वो ये ना? that is the mistake. Yes 2030 वो है. अच्छा, इधर लिख दूं मैं 2030? Yes sir. Okay, so as per 2030, let me see. Yeah. These are your top countries and this is the growth. Yeah. 10% growth किसका है? चाइना होगा, है ना? चाइना या इंडिया? यस, चाइना। This is China. या अब चाइना से इंडिया का ग्रोथ ज्यादा होगा, ऐसा क्यों एस्टिमेट कर रहा है पूरी दुनिया? क्योंकि आपके डेटा के हिसाब से देखो पास्ट में तो Because चाइना ने population. ग्रोथ अच्छा किया है, तो ये Yeah. पॉजिटिव रिमार्क क्यों नहीं मिल रहा है चाइना को? Yes. Because sir their growth in last few year is declining. Okay. बेस काफी बड़ा है. हाँ, बेस काफी बड़ा है उनका ऑलरेडी. बेस 14 बड़ा है, लेकिन और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया। चाइना को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा था, चाइना ने जबरदस्त ग्रोथ किया। अब वही कतार पे आके इंडिया खड़ा हुआ। उसी प्रकार से इंडिया एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर एक चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है, राइट? Yeah. इंडिया पे पास्ट 5 इयर्स के डेटा को भी कंसिडर करते हुए IMF को लगता है कि इंडिया विल आउट परफॉर्म चाइना एंड अदर मेजर इकोनॉमीज इन नेक्स्ट 10 इयर्स, राइट? ओके, और कोई अमेजिंग चीज, कोई कंट्री अचानक कोई छोटी से बड़ी होने जा रही है आने वाले 10-20 सालों में इंडिया हाँ, के अलावा? सर थोड़ा इधर कंट्री के नाम पे आप लोग भी कर Yeah. सर. ओके, So China will overtake US, then US, and then India, Japan, Germany. Yes, तो sir. आपको Korea. पता चला रामू जी की चाइना और यूएस का क्यों झगड़ा चल रहा है इतना जबरदस्त, Yes. है ना? क्योंकि यूएस को पता है कि चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक, तो अभी कुछ ना कुछ तो चलता जाएगा ना इन दोनों के बीच में, जब तक
सही में चाइना नंबर 1 नहीं बन जाता है, और ये बनने नहीं देंगे जल्दी। Yes. तो you can Sir, estimate one that China surprising will be thing is number that 1. this Indonesia जैसा भी छोटा कंट्री, Yeah, मतलब okay. वो भी काफी ग्रो करेगा। या देखो, एज पर योर डेटा इंडोनेशिया मेरे ख्याल से 13th नंबर पे आ जाएगा, है Yeah, ना, जो अभी 16th नंबर पे है। 16 पे है। ओके, और ये तो 2025-30, अब जितना और आगे जाओगे ना 2000, और आप 15 साल का डेटा लोगे तो उतना और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज और आगे आती जाएगी, राइट। और कुछ एजेंसीज एस्टिमेट करती है कि इंडिया यूएस और चाइना से भी आगे निकलेगा, पर उसके लिए और आगे जाना पड़ेगा। ये आने वाले 10 साल में मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है 10 सालों में, पर आप जब और डेटा को आगे देखोगे तब आपको पता चलता है कि क्यों कुछ कंट्रीज ने इंडिया पे ये अनुमान भी लगाया हुआ है कि इंडिया कुड ओवरटेक यूएस। जैसा अभी निधि से मेरी बातचीत चल रही थी, तो यूएस जो है वो 3% से ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया अगर अभी 8% से ग्रोथ कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं तो ओवरटेक करना है कि नहीं करना है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो ये संगम होगा, राइट। तो टिल द टाइम इंडिया वुड बी ग्रोइंग बेटर, तो हमें जरूर उम्मीद रखनी चाहिए कि इंडिया आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, राइट। ओके, वंडरफुल, गुड डेटा। सो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू सर, आपके डेटा में नाइजीरिया आया? ओके, हियर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का ग्रोथ कितना है एज पर योर डेटा? गुड ग्रोथ, 11% कैसा ग्रोथ है? 11%, अच्छा ग्रोथ है ना, yeah. राइट। तो इसीलिए आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश भी दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी में आ जाने वाला है, राइट। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में इनके भी नाम होंगे, बराबर। क्यों? कंसीडरिंग देयर ग्रोथ। तो बांग्लादेश इज ऑल्सो अ यंग डेमोग्राफी, वो लोग भी बहुत अच्छी पॉलिसीज करते जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू ग्रो, ऑलराइट। चलिए, वंडरफुल वर्क एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। Okay, let me talk with Nidhi. Yes, Nidhi, you can unmute yourself. Yes, sir. Okay. ये जो पहली दो लाइन है ये क्या है निधि? सर वो जो सीरियल नंबर है दैट इज एज पर 2019 डेटा, और जो कंट्री है, राइट। पर ये कब का एस्टिमेट है जो आपका ये जो चार्ट बता रहा है? ये 2019 के हिसाब से सीरियल नंबर है, और मैंने एक्चुअली इसको सॉर्ट किया है एज पर 2030, इसीलिए इट्स शोइंग लाइक दिस। ओके, 2030, राइट। तो आपका डेटा क्या कहता है? कुछ अमेजिंग चीजें, कुछ जानकारी मिली जिसपे हम लोगों ने बात करना रह गया हो हमारा? सब कुछ कवर हो गया है सर। मैंने एक्चुअली जो आप बोले ना 1960 में इंडिया एंड चाइना मिलके अप्रोक्सीमेटली दे यूज्ड टू डू, सॉरी नॉट इन 1960 बट ऑलमोस्ट 2-3 सेंचुरीज बैक। तो मैंने पूरी हिस्ट्री जाके पढ़ी दैट हाउ वी यूज्ड टू दोनों मिलके मेक 60% ऑफ द जीडीपी, एंड देन ब्रिटिश हाउ इट केम डाउन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब बहुत अच्छी थी। और सर पढ़ते पढ़ते एक चीज और ध्यान आई जो एक्चुअली इससे कनेक्टेड नहीं है, बट कैन आई आस्क, इट इज ऑन यूएस इकोनॉमी। या तो इन 1920 उनका ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, और समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट उनको 25 साल लग गए थे उनके प्रीवियस हाई से वापस टू कम बैक ऑन दैट सेम हाई, मतलब उनको 25 इयर्स लगे थे, राइट। तो what exactly went so wrong with such a big economy कि उनको 25 साल लगे रिकवर करने में? जस्ट क्यूरियस हूँ, इसलिए मेरे को जानना था। राइट, नहीं बिल्कुल जानना चाहिए सारी चीजें। लेकिन दुनिया भर में जो लंबी मंदी आई है ना, लॉन्ग जिसे बोलते हैं लंबे बेयर मार्केट, अब वो तब आए हैं जब डिमांड नहीं होती है। चीजों की डिमांड कब कम हो जाती है निधि?
जब हम लोग चाह के भी खरीद नहीं पाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, पैसा तो इनकम नहीं पैसा कब नहीं होता है, या तो युद्ध हो जाते हैं, जैसे जब वर्ल्ड वॉर हुए थे, वो ऐसा एक टाइम था जब जिसके बाद डिप्रेशन का पूरा साल चालू हो गया, कि वर्ल्ड वॉर ने दुनिया भर को डिप्रेशन में धकेल दिया था, क्योंकि हम सबका पैसा किसमें लगा था उस समय, खाली और खाली आर्मी में, बराबर की नहीं, और दुनिया पूरी डिस्ट्रक्शन मोड पे थी, तो हम सब कंस्ट्रक्टिव तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, जिसके कारण एक लंबी मंदी आई थी और पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी। नहीं तो कभी भी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाती है। ये आप कैसे जानोगे? देखो यहाँ आपने जो डेटा लिया है ना पूरा, लेट मी चेक, यूएस कहाँ पे है यहाँ पे आपके डेटा में? ऊपर है, हो ये ऊपर होगा सर। ओके, जैसे यहाँ चाइना है, यूनाइटेड अरब, लेट मी सी, इसको वापस सॉर्ट कर दे ताकि, हाँ सर 2030 के हिसाब से सॉर्ट कर दो आप, ऊपर नीचे हो गया होगा। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। मैंने फिल्टर लगाया हुआ है सर एक्चुअली, तो हाँ। अच्छा ओके, चलिए नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये है यूएस। तो ये जो डेटा पूरा आपने अगर 1960 से लेते हो ना, देखो मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, राइट, यहाँ तक। हाँ। अब इसका पूरा ग्राफ देखो, आप सीधा चार्ट में जाके इसका एक ग्राफ देख लो, तो आपको पता चलेगा कि कब कब नेगेटिव ग्रोथ आया है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करके शांति से देखना आप इसको थोड़ा, कि ऐसा कब हुआ जब डी ग्रोथ आया। तो इधर आपको दिख रहा है डी ग्रोथ, राइट। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि दुनिया या यूएस डी ग्रोथ में चली जाए, पर वो तब होता है जब या तो कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो युद्ध एक सबसे खराब चीज है, राइट ना। हम लोग बहुत बार गुस्से में आके कह देते हैं कि इनके साथ ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, लेकिन एक बार अगर युद्ध होता है तो वो इकोनॉमी के लिए एक झटका देता है, राइट। तो युद्ध अच्छे नहीं है, और दूसरी बीमारियां अच्छी नहीं है। जब कभी बड़ी बीमारियां ने दुनिया को घेरा है, तब तक बहुत मौतें हुई है और हमारा पैसा बीमारियों के पीछे चला गया है। तो वर्ल्ड जीडीपी, यूएस जीडीपी या कोई भी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव तभी आई जब ऐसी दो घटनाएं हुई, बराबर है। तो जस्ट कंपेयर इट, इससे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, और भविष्य में भी ऐसा आएगा निधि। देखो जब अभी कोरोना आया था ना, तब हमने सब स्टूडेंट को कहा पिछले 50 साल के डेटा चेक करके देखो कब तक जीडीपी डाउन गया है, और अगर डाउन गया है तो कितने समय रहा है, और इससे हम इस कोरोना की जीडीपी को भी प्रीजज कर पाएंगे। तो उस समय भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस दिए थे, क्योंकि उन लोगों ने ये खराब समय स्टडी किए, कब कब खराब समय आया, राइट। तो खराब में कितना खराब हुआ है? खराबी 2-3 बार आई है खाली, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बहुत बार। लॉन्गेस्ट पीरियड क्या रहा है कि रिकवर करने में मैक्सिमम इतना टाइम लगा इन इंडियाज हिस्ट्री? इंडिया में बिफोर 1992 से पहले 2 डीप आए थे, और 2-3 साल में हमने वो डीप को कवर कर दिया था। एक तो हमारे पास जब 1992 में पैसे ही नहीं बचे थे, और हमें हमारा गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक में, और हमें समय मिला, और वो समय में हमने अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, और फिर हम ग्रोथ के कगार पे आए। तो उससे पहले का समय इतना अच्छा नहीं था, बराबर। और यही हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि दुनिया पूरी ग्रोथ कर रही थी, हम क्यों नहीं कर रहे थे? पॉलिसीज, हमें ग्रोथ करना चाहिए था वो टाइम पे, पर हमने नहीं किया। पर 1992 के बाद का जो समय था वो अच्छा है, और इनफैक्ट 2000 के बाद तो इंडिया पूरा एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है, राइट। तो नेगेटिव जीडीपी कभी नहीं आता है निधि, ये हमेशा याद रखने का। इस बार नेगेटिव जीडीपी आने वाला था, पर इस बार भी एक ही साल का डीप आया कोरोना की वजह से। 2020 के डेटा आप लोगों ने लिए हैं यहाँ पे? आपने आखिरी डेटा कौन सा लिया है?
2019 तो 20 2020 नहीं लिया है, लेकिन अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? मान लो आप यहाँ पे 2020 का डेटा स्टडी करते हो, यहाँ कहीं 2020 इंसर्ट करते हो, अभी तक वर्ल्ड ने पब्लिश नहीं किया है, पर क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि 2020 में कैसा किसका जीडीपी रहेगा? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? आपको अपन क्या फ्लैट डेटा चाहिए इसके लिए 2020 को प्रेडिक्ट करने के लिए? या एनीबॉडी, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हो। इंडिया मुझे अगर ग्रोथ 2020 प्रेडिक्ट करना है तो मुझे क्या डेटा चाहिए? प्रीवियस ग्रोथ रेशियो। करेक्ट, दिस ईयर ग्रोथ, है ना? तो इस साल कौन सी कंट्री का ग्रोथ कितना है ये आपको बताएगा कौन? किधर से पता चलेगा आपको? वर्ल्ड बैंक के डेटा से। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने भी प्रेडिक्ट किया ना कि इंडिया 7.5% से डी ग्रोथ करेगा, राइट? चाइना 2% से ग्रोथ करेगा, वर्ल्ड इतना डी ग्रोथ करेगा। तो वही डेटा को अगर आप 2020 में एस्टिमेट में डालोगे तो आपको अभी से पता चल जाएगा कि 2020 में इंडिया का जीडीपी कितना आने वाला है, चाइना का कितना आने वाला है। ये करना चाहिए आप लोगों को एक्सरसाइज, राइट? फिर जब एग्जैक्ट 2 महीने में पूरा वर्ल्ड डेटा को पब्लिश करेगा तब आप मैच करो अपने डेटा को, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो ये तो हमने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का जीडीपी इतना आएगा, राइट? तो वर्ल्ड बैंक में नहीं था तो कहाँ से ले सकते हैं? आईएमएफ के वेबसाइट से। आईएमएफ की वेबसाइट से। ओके। या आईएमएफ की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे इकोनॉमी रिव्यू दिया हुआ है, तो उसमें हर एक कंट्री का रिव्यू उन्होंने लिखा हुआ है। आपको चाहिए खाली मेजर इकोनॉमी के रिव्यू, जापान, जर्मनी, चाइना, इंडिया, इन सब के। वो डेटा इसमें डाल दो, आपके पास आ गया पूरा डेटा स्टडी 2020 का, राइट? हमेशा आईएमएफ हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 2 साल का फ्यूचर एस्टिमेट देगी। कितने साल के देगी? 2 years, 2 साल। तो आपको 2020 का भी एस्टिमेट मिल जाएगा, 2021 का भी मिल जाएगा, बराबर ना? सर वो आईएमएफ कौन से बेस के ऊपर वो डेटा मींस फोरकास्ट करती अभी है? मेहनत करो उसके लिए, महेंद्र भाई थोड़ा ढूंढो। ठीक है है ना? थोड़ा देखना, आपको देखो जब आप ये ढूंढोगे ना तब आपको और कुछ चीज डिस्कवर होगी और नई बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेगी। पर आप बार बार अलग अलग मैगजीन में पढ़ने ही वाले हो ये सारी चीजें, पर अब क्या होगा पता है? आपको पहले से पता होगा कि मैगजीन में क्या आने वाला है। आप एस्टिमेट करोगे और दुनिया उसको कहेगी कि देखो कल ये होने वाला है, तो आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, राइट? सो ऑलवेज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे थोड़ा थोड़ा दिन पे ध्यान रखने का कि वो लोग क्या कह रहे हैं, बराबर है? सो आई होप यू विल चेक आईएमएफ डेटा एंड अपडेट 2020 and 2021 estimate. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you very much. And let me talk with Jagdish Patel. Yeah, Jagdish bhai, are you online? Yes, sir. Okay. So Jagdish bhai, आपको क्या मिला जब आपने ये सब डेटा चेक किया? कुछ जानकारी खास? सब मिला सर, अच्छा ही है सर। बढ़िया है एकदम। तो भरोसा रखे इंडिया पे? यस यस सर। बराबर ना? और इंडिया नहीं तो फिर किस पे भरोसा रखे? इंडिया पे रखे। हाँ देखो, हम सबके लिए एक क्या है, एक हमारा नसीब इसे कहते हैं। बहुत अच्छा है जगदीश भाई कि हम सब लोग वही कंट्री में बैठे बैठे बात कर रहे हैं जो कंट्री पूरी दुनिया में शाइन कर रही है। यस सर। तो लोग कहते हैं कि यूएस में पैसा डालो, जापान में पैसा डालो। अरे क्या जरूर है जब इंडिया इतना बढ़िया ग्रोथ कर रही है? डेटाबेस से पता चल जा रहा है कि कौन ग्रोथ कर रहा है। तो जब आपकी कंट्री ग्रोथ कर रही है तो आपकी कंट्री पे फोकस करो, क्यों कहीं और जाना? बराबर की नहीं? यस यस सर। राइट। सो ये अमेजिंग चीज है और खुद के कंट्री में से हमें बहुत से वेल्थ क्रिएटर मिलेंगे और इन पे आगे बढ़ेंगे। राइट जगदीश भाई? ओके ओके सर। या थैंक यू वेरी मच। महेश भाई ने बताया है, जब हम निधि से बात कर रहे थे कि 2008 में लेहमैन क्राइसिस आई थी। सही बात है महेश जी, उस समय भी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो गया था, राइट? लेकिन देखो कितनी बढ़िया चीज है,
कि 2008 में पूरी दुनिया मंदी में थी, जीडीपी दुनिया के नेगेटिव, पर वो समय इंडिया ने प्रूव करके दिखाया और इंडिया वो समय नेगेटिव नहीं गया था। तो दुनिया भर की नजरें इंडिया पे 2008 से लगी हुई है। लोगों को, जो बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, उनको भी लगता था कि इंडिया नेगेटिव ग्रोथ में आ जाएगी, पर इंडिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया पॉजिटिव ग्रोथ करके। और 2008 के बाद तो इंडिया ने कमाल कर दी है। हाई ग्रोथ वी हैव शोन टू वर्ल्ड, राइट? So these all things give more confidence on our country, right? So thank you, Jagdish bhai. And yeah, Kavita madam, you can unmute yourself. Kavita Jindal. Yes sir. Yes Kavita madam. आपने ये जो पूरा डेटा बनाया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ये पूरा रिसर्च करने में? सर मैं सॉर्ट नहीं कर पाई, वो जो सॉर्टिंग था ना, वो सॉर्ट करने से इनवैलिड आ रहा था बीच बीच में। अच्छा, चलो मैं ट्राई करता हूँ एक बार। आपने ये जीडीपी 2030 तो यहाँ पे कर दिया है, बराबर? चलो क्या करते हैं, यहां से लेके ये पूरा डेटा मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहां तक का। ओके ओके, और अब इसे हम सॉर्ट कर देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये तो 2030 के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ ही है कि अभी हुआ? नहीं, मैंने सॉर्ट नहीं किया सर। ओके, वो मैंने वहां पर वो फ्रीज किया हुआ है फर्स्ट 2 कॉलम्स, इसके लिए हो रहा है क्या? या इसके लिए वो कॉलम चेंज नहीं हो रहे, हाँ बराबर ना? या चलिए मैं वापस यहाँ पे कंट्रोल Z एक बार कर देता हूँ ताकि पहले जैसा हो जाए, राइट? तो ये फ्रीज किया है ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो हटाना पड़ेगा। नहीं, फ्रीज किए हटा के भी नहीं हो रहा है सर, फ्रीज हटा दीजिए सर व्यू में जाके। सर पहले रो में गैप नहीं चाहिए। क्या है पहले रो में? गैप नहीं चाहिए, रो नंबर। अच्छा, ये जो गैप है ये है इसलिए। ओके राइट, चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और अब हम ट्राई करते हैं, बराबर? ओके, या करेक्ट, अभी हो गया है ना? राइट कविता मैडम? यस सर। मैडम हमने इतना सब मेहनत किया जीडीपी पे, तो हम तो शेयर बाजार की दुनिया में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जीडीपी जानना जरूरी था शेयर बाजार के लिए, कि डायरेक्ट हम शेयर बाजार पे चले गए होते तो? नहीं, जीडीपी जानना जरूरी है सर। जीडीपी जानने से हमें उनकी उस कंपनी, उस कंट्री की इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। या सही बात है मैडम। हाँ, so that we have more trust in investing. और दूसरा क्या होता है पता है मैडम, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। नहीं तो क्या होता है कि हमें लगता है अरे इंडिया ग्रोथ नहीं कर रहा है, इंडिया का जीडीपी इस बार डाउन आया, अरे पर पूरी दुनिया का डाउन है 5 साल से, हम क्यों खाली इंडिया को कह रहे हैं इंडिया का जीडीपी अच्छा नहीं है? है कि नहीं? ये सब चीजें हमें पता नहीं रहती है अगर हम ये देखते नहीं है तो। जैसे इस साल कह रहे थे कि जीडीपी कितना तुम्हारा नेगेटिव जाने वाला है, पर अरे इस बार पूरी दुनिया का नेगेटिव जाने वाला है। राइट, अब सबकी बोलती बंद हो गई जब आईएमएफ ने आके बोला कि इंडिया आउट परफॉर्म करने वाला है। राइट, पर यहाँ पे भी हम देखें कि दुनिया भी आउट परफॉर्म करने वाली है, दुनिया भी अच्छी रिकवर करेगी और इंडिया रिकवर करेगा, बराबर ना? अगर जैसे मान लो कि हमको जीडीपी के बारे में कुछ पता ना हो, तो हम जब बेयर मार्केट आता है, जब फॉल आते हैं, तब हमें पता नहीं रहता है कि क्यों ये खराबी हो रही है, तो हम डर जाते हैं। पर अगर जीडीपी पता रहे तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बराबर? यस सर। तो ये जो आपने जो स्टडी किया है ना, आपको बहुत काम लगेगा मैडम भविष्य में। इन फ्यूचर आप हमेशा अपनी कंट्री को ट्रैक कर पाओगे, राइट मैडम? हाँ सर, जैसे ये 2030 में दिखा रहा है कि जैसे 40% कंट्रीब्यूशन चाइना का रहेगा, 22% यूएस का रहेगा और 5% इंडिया का रहेगा। बराबर है, राइट। तो सर मतलब 40% चाइना का रहेगा, इसका मतलब
चाइना तो बराबर है। अब देखो चाइना अभी भी है ना, ज्यादातर जो सेक्टर है ना मैडम, ज्यादातर सेक्टर जैसे दुनिया में जितना सीमेंट यूज होता है 50% चाइना अकेला बनाता है और वो कंज्यूम भी कर लेता है। यस सर। वैसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, जितनी भी और चीजें दुनिया में, जितनी गाड़ियां बिकती है 50% चाइना ले रहा है, आईफोन जितने बिक रहे हैं 50% चाइना ले रहा है। तो असल में चाइना तो कर ही रहा है इतना काम। कंजम्पशन भी है उसका, मैन्युफैक्चरिंग भी है। या ह्यूज कंजम्पशन है। ह्यूज। right? अच्छा पर ये सर, एक बात और पूछनी हाँ, थी, कितना कहिए। अभी अभी वर्ल्ड में हो रहा है कि आई मीन डोंट कोऑपरेट चाइना, डोंट कोऑपरेट चाइना, तो इससे उसके 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 जीडीपी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं। जैसे अभी ट्रेड वॉर चल रहे थे पिछले 2 साल से, पूरी दुनिया की कंट्रीज ने ट्रेड वॉर कर दिया चाइना के सामने, क्योंकि चाइना क्या करता है कि इंपोर्ट करता नहीं है, मतलब इंडिया से चीजें कम लेगा, देगा ज्यादा, उस पे वो लोग ड्यूटी लगाएंगे। हाँ, पर एक्सपोर्ट उनको पूरा करना है। तो अभी भी अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया में हम बहुत सी चीजें चाइना की लाते हैं, तो इससे इंडिया और चाइना की एक ट्रेड डेफिशिट रहती है। इंडिया को नुकसान होता है, चाइना को फायदा होता है। राइट। यही चीज चाइना और यूएस के बीच में है। अब यूएस जानता है कि चाइना उनको ओवरटेक करने वाला है, तो इसीलिए वो लोग उनकी प्रोडक्ट को भी बैन कर रहे थे, बैन कर रहे हैं कि भाई आप अगर चाइना की प्रोडक्ट लोगे तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा करने से जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मतलब धक्का ज्यादा लगता फर्क है नहीं कंट्री। पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा पड़ फर्क सकता है, पड़ सकता है मैडम, हो सकता है। ओके। राइट, हमने जैसे अभी पिछले 1 साल में इंडिया ने बहुत काम किए हैं ऐसी प्रोडक्ट पे जिनमें इंडिया चाइना पे पूरा डिपेंड था। यस। जैसे मोबाइल एसेसरीज थे, आपने देखा हो तो पिछले लॉकडाउन में ही हमने मोबाइल एसेसरीज और दूसरी कई जो रिलेटेड प्रोडक्ट होती है, जैसे कल की मीटिंग में मैं बता रहा था कि हेवल्स को प्रोडक्ट बनाने में वो पूरे पूरे चाइना पे डिपेंड है, मतलब चाइना से रॉ मटेरियल आएगा तब वो प्रोडक्ट बनाएंगे। पर ये लॉकडाउन में जो मेक इन इंडिया का जो काम हुआ, आत्मनिर्भर भारत और ये सब, बहुत ही उससे अद्भुत। हेवल्स आज टोटली डिपेंडेंट हो गई, मतलब अब वो चाइना पे डिपेंड नहीं है। राइट। हम लोग मैडम जो खिलौने खरीदते थे इंडिया में, वो पूरे चाइना से आते थे। राइट सर। जस्ट लास्ट मंथ टॉय फेयर हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। इंडिया एक एक करके प्रोडक्ट पकड़ती जा रही है ताकि हमारा ट्रेड डेफिशिट जो चाइना से चल रहा है वो कम हो जाए। अब देखो ये हम सब पे डिपेंड है, हम कितना इसमें आगे बढ़ेंगे, बराबर है। हेलो सर एक डाउट और है, सॉरी, मैं कैन आई स्पीक विदाउट यस या नो प्रॉब्लम, कहिए। सर जैसे जैसे चाइना जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इट विल बी 40% ऑफ द जीडीपी, तो जैसे जैसे वो पावर में आएंगे एंड वो एक वन गवर्नमेंट, मतलब वो रिपब्लिक नहीं है अपनी तरह, तो ऐसा हो सकता है कि दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडियाज ग्रोथ, बिकॉज उनको दिख रहा है कि अब इंडिया भी ग्रो हो रही है, एंड जैसे यूएस और चाइना का वॉर हो रहा, आई मीन वॉर नहीं हो रहा है बट जो भी प्रॉब्लम्स है, तो हो सकता है कि वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करे जिसके वजह से हमारे ग्रोथ में इशू हो। देखो ये तो बरसों पुरानी स्टोरी है, ये तो हो ही रहा है ऑलरेडी। या 2 मिनट, आपकी क्वेरी पे भी मैं आता हूँ, लेकिन ये जो निधि ने जो पॉइंट रेस किया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सबके बीच में चाइना, यूएस, इंडिया, हम लोग ये देखेंगे कि हमेशा इंडिया और यूएस दोस्ती की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि चाइना बड़ा बनता जा रहा है, राइट? अब यूएस एक्सपोर्ट क्या करता है बड़ा? डिफेंस में वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, तो इंडिया डिफेंस में इंपोर्टर भी बहुत बड़ा है। तो यूएस को इंडिया की दोस्ती रखनी है, राइट? तो आने वाले समय में पूरे दुनिया में, जैसे एशिया पे अगर फोकस करते हैं तो उनको पता है चाइना और इंडिया, ये दोनों कंट्री की जीडीपी जबरदस्त बड़ी होने वाली है। अगर चाइना नंबर 1 है तो इंडिया भी नंबर 3 है, तो इंडिया को भी साथ में रखना पड़ेगा, राइट? ओके, या क्या कह रहे थे आप? यस, किसी की कोई क्वेरी थी बीच में? एनीवन? सर अरुण बोल रहा हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलो अरुण भाई। सर नमस्कार।
नमस्कार। जो ये मैम ने बात कही है, बात बिल्कुल सही है। जो चाइना नंबर 1 है, जो नीचे से 3rd नंबर से हम ऊपर आ रहे हैं। आज जो पिछले 1 साल से गेम प्लॉट हो रही है ऑल ओवर इंडिया, इन एनी रिस्पेक्ट, आइदर किसान आंदोलन, आइदर दिल्ली में आंदोलन, they are all plotted games because of China to कि वो हमारी ग्रोथ को रोक सकें। अब इसको इस एंगल से सोचना, मतलब हो सकता है मैं ये गलत ग्राउंड पे बोल रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट पे बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया को रोका जाए। बराबर है, लेकिन देखो आखिर होगा तो वही जो हम सब लोग मिलके चाहेंगे। अगर हम सबका ध्यान हमारे लिए ग्रोथ पे बहुत है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो 40% बिग पे हैं, हम अपॉर्चुनिटी, 5 कोई पे डाउट हैं। नहीं है। आई और थिंक जो इसीलिए तो हम 40% बताया ना अरुण भाई, जैसे चाइना का ये एस्टिमेट इनका है कि 40% हो, राइट, लेकिन उससे पहले इंडिया के एस्टिमेट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आईएमएफ को लगता है कि इंडिया का शेयर 10% आ जाना चाहिए आने वाले 15 सालों में। तो उस केस में चाइना का ग्रोथ 25-30 के आसपास ब्रेक लग जाती है। और हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे की, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या करेक्ट। अभी देखो जस्ट रिसेंटली जापान ने बताया कि जो भी कंपनियां चाइना से निकल के अपने प्लांट को इंडिया में डालेगी, उन्हें जापान अपनी कंट्री में उन्हें सब्सिडी दे रहा है। तो जापान चाहता है कि लोग चाइना से निकल के इंडिया में आए, राइट। तो बहुत अलग अलग जगह से इंडिया की सपोर्टिव चीजें होती जा रही है और इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए, बराबर ना? क्या सेजल आप कुछ कह रहे हो? नहीं. No, what I was going to say is that obviously China became so powerful because of the trade contracts that the US gave to China. Yeah. And when when the US realized that China is going to be probably take over, they've taken all their trade contracts and given it to India. Yeah, correct. And that's why like India and US are together, and that's why Japan is supporting us. Yeah, absolutely. And we can estimate that India, US, Japan, relations of these all countries are going to become more stronger, and these all countries are opposing China. Yeah. So international relations also play a role in the GDP. Yeah, definitely. Yeah. These are also big indicators, right? So we should track these all things. But after all, what we want good growing GDP. If GDP would be growing, definitely we all are going to earn huge money from stock market. Right, madam? Huh. Okay. So thank you very much, everyone. Kavita madam, आपसे भी बात हुई, and it was even encouraging कि आप सबने बहुत अच्छी प्रकार से काम किया है. And let me talk with Mr. Mahendra देसाई. यस महेंद्र भाई, आपने 2 डेटा पे काम किया है? नहीं सर, सेम डेटा है। मैंने सिर्फ वो डेटा को एक शीट में समराइज करने की ट्राई की है। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। क्या कहता है आपका ये डेटा महेंद्र भाई? सर ये डेटा में हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर हम मिनिमम ग्रोथ रेट से भी काम करें तो इंडिया का मिनिमम ग्रोथ रेट है 6% फ्रॉम सिंस 1960 तक, जब से डेटा अवेलेबल है तब से। तो अगर वो ग्रोथ रेट से भी काम करें तो हम 4th पोजीशन पे तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो वो टाइम पे हम जापान के इक्विवेलेंट आके खड़े हो जाएंगे, और मिनिमम ग्रोथ रेट से भी काम करें तो भी हम 4th पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे। बराबर। सॉरी, मिनिमम ग्रोथ रेट से, और एवरेज ग्रोथ रेट से काम करें तो 3rd पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे। तो अगर हमारा एवरेज ग्रोथ रेट भी देखें तो 8% के आजू बाजू है। प्लस हमारा ये डेटा के अंदर नहीं है, मेरे पास एक्सेल फाइल के अंदर है। अगर हम पिछले 5 सालों का मीन्स 2015 से ग्रोथ रेट देखें हमारा, तो 8% के आजू बाजू है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है आई थिंक। राइट। और वो सेम केस में चाइना का ग्रोथ रेट अराउंड 4 to 5% और 6% है। राइट। हाँ, और वो केस में हम नाइजीरिया जो देख रहे थे, जो हाईएस्ट मैक्सिमम ग्रोथ रेट से पिछले 20 सालों में देख रहे थे, तो वो पिछले 5 सालों में नेगेटिव ग्रोथ रेट में है, तो -2% है उसका। ओके। तो
दूसरा सर, मेरा जो अभी आपने IMF की बात की थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा मेरा क्लियरिटी लेना चाहता हूँ राइट कि सपोज आज जब भी कोविड-19 का पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ, तो वो टाइम पे IMF ने डिक्लेयर किया कि भाई इंडिया का ग्रोथ रेट अभी माइनस में चला जाएगा, चाइना का 2% हो जाएगा। तो वो कौन फैक्टर्स है, मीन्स हम कौन सा डेटा को ट्रैक करना चाहिए कि जैसे हम सडनली कुछ वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट 2 मंथ का फोरकास्टिंग सडनली एवरेज ग्रोथ रेट से चेंज हो जाए, मीन्स अभी जैसे हमने 6% से -10% में चला जाएगा। तो कौन सा फैक्टर या फिर कौन सा डेटा को हमको ट्रैक करना चाहिए? राइट, ये धीमे धीमे हम सीखेंगे महेंद्र भाई, क्योंकि कुछ डेटा क्या है आपके सामने आएंगे। अब जैसे आज ही का मैंने आपके साथ अभी डेटा शेयर किया कि लाइफ टाइम हाई GST इस महीने आया। इसका मतलब क्या महेंद्र भाई, मार्च में धंधा बढ़ा इंडिया का कि कम हुआ? सॉरी सर, वापस सर बोलेंगे? लाइफ टाइम हाई GST पे किया गया है मार्च महीने में। धंधा बढ़ा, ऑब्वियसली धंधा बढ़ा, मतलब लाइफ टाइम हाई GDP आया होगा मार्च में, एकदम सीधा कोरिलेशन है। बराबर सर, है कि नहीं? तो ये सब डेटा देख के फिर आपको GDP की वेट नहीं करने बैठने की, फिर ये नहीं सोचने का कि GDP बढ़ेगा कि घटेगा। आपको डायरेक्ट इंडिकेटर मिल गया है कि हाई GST मींस हाई बिजनेस। ऐसा हो नहीं सकता है कि बिजनेस कम हो तो भी टैक्स लोगों ने ज्यादा पे किया हो। एग्री, राइट? सो यू कैन एस्टिमेट कि GDP जबरदस्त आने वाला है। ये क्वार्टर का GDP चौंका देगा लोगों को, क्योंकि हमने तीनों महीने में लाइफ टाइम हाई GDP देखे हैं, GST देखे हैं। राइट? तो अब आपको अभी से पता चल जाना चाहिए, और यही सारे फैक्टर को कंसीडर करता है IMF हो या कोई भी कंट्री, टैक्सेशन को जरूर ध्यान में रखती है, क्योंकि उनसे उनको पता चलता है कि धंधा कितना हुआ होगा। बराबर है? उसके साथ दूसरे जो फैक्टर देखे जाते हैं वो है ऑटोमोबाइल सेल्स। एक ऑटोमोबाइल सेल्स के जो डेटा आते हैं ये भी आपको एक गाइडेंस देते हैं। जैसे आज ही ऑटो के डेटा है, और डेटा अच्छे आए, तो ऑटो के डेटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ? यस, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों को कंज्यूम करने में जाता है, इसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है। तो यही सारी चीजों से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव होता रहना चाहिए। बराबर ना? और एक व्यू है सर, हाँ जी, जैसे हमने बोला कि हमारा ग्रोथ रेट अभी 7% 6% के आजू बाजू है, बराबर। उसके सामने यूएस का ग्रोथ रेट अराउंड 2% के आजू बाजू है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं क्या हमारा परचेसिंग पावर 6% से बढ़ रहा है? मीन्स जैसे सपोज इंडिया का बढ़ रहा है, तो इंडिया के लोगों का परचेसिंग पावर 6% से बढ़ रहा है? नहीं, परचेसिंग पावर नहीं। देखो क्या होता है, परचेसिंग पावर जो है ना हमारा, वो GDP से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ओके, क्यों? ऐसा एक डायरेक्ट रिलेशन है। हमारा पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? नहीं पता सर, इसमें डेटा नहीं, मीन्स मैंने डेटा निकाला है लेकिन अभी समझ नहीं। हमें यह लिख देता हूँ 1.5%। राइट? तो पॉपुलेशन 1.5% से बढ़ रहा है, और GDP हमारा 8% से बढ़ रहा है। ओके, तो अगर ये दोनों सेम परसेंटेज से बढ़े तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, हमारा परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा स्पीड से हमारा GDP बढ़ रहा है। बराबर। ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड हमारा बहुत हाई हो जाता है। ओके, राइट? इससे क्या होता है कि आज अगर इंडिया में कुछ लोग हैं जिनकी इनकम 3.5 लाख से 7 लाख के बीच में होगी, तो आने वाले समय में 3.5 साल से 7 लाख की इनकम में पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगी। ओके, राइट? अगर आज 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि कल 10% लोग ही रहे। राइट? रिच क्लास इंडिया में बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो परचेसिंग पावर है वो ज्यादा परसेंटेज से बढ़ता है। राइट? ओके, यस। आने वाला जो समय है, आने वाले 10-15 साल, इन सालों में इंडिया से उम्मीद की जा रही है कि इंडिया का परचेसिंग पावर बहुत हाई हो जाएगा, और जिससे इंडिया में डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट, अब तक क्या था, जब भी कोई व्यक्ति BPL से नॉर्मल रेंज में आता है तो वो कंज्यूम करना चालू करता है, और वो अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं करता है, मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करता है।
राइट। और जब कोई व्यक्ति जंप लगाता है लोअर मिडिल क्लास से सीधा अपर मिडिल क्लास में, राइट, तब वो क्या करता है, उनकी जो प्रोडक्ट्स परचेस करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, अचानक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। फिर आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस होनी चालू होती है, बराबर ना? इंडिया में गांव कितने हैं? गांव, हाँ गांव, नहीं पता सस्ता है। इंडिया पूरा गांव का कंट्री है, बराबर ना, 5 लाख, तो गांव ही गांव है इंडिया में, और ज्यादातर लोग रहते भी गांव में हैं। अब अगर मैं गांव लिखूं यहाँ पे रूरल और यहाँ पे अर्बन, तो रूरल में जो रहते हैं उनकी इनकम अंदाज ऐसे 1 लाख रुपीस है अभी। ओके, कितनी है महेंद्र भाई? 1 लाख। 1 लाख। अर्बन में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम अंदाजे से 4 लाख है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 3 लाख, 4 गुना हुआ, बराबर ना, 4 टाइम्स। 4 गुना, यस। अब ये 4 टाइम्स से होता क्या है पता है, कि रूरल में जो लोग हैं उनका ज्यादातर जो इनकम है वो खर्च हो जाती है 4 चीजों में। कौन सी है? बेसिक नेसेसिटी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ, यस सर, बराबर की नहीं? तो हेल्थ केयर और इन सब चीजों पे तो फिर लोगों के पास बचेगा क्या? वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे? इसीलिए कम टीवी होते हैं, राइट, कम एसी होते हैं। पर यहाँ पे देखो तो आज 4 लाख की इनकम में 20% सेविंग कर सकता है, राइट। अब अगर ये 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख होती है तो ये 20 का 25-30% हो जाता है। तो इंडिया की सेविंग क्या होती है? इंक्रीज होती है, बराबर ना? राइट। आपने देखा हो तो आपको पता हो, पिछले 4 बजट से हम लोग सुन रहे हैं कि रूरल की इनकम डबल करने का टारगेट लेके बैठे ये लोग। क्यों टारगेट डबल लेके बैठे हैं? ये लोग चाहते हैं कि रूरल की इनकम 2 लाख हो जाए 1 लाख से, क्योंकि इससे सीधा कंजप्शन पे फर्क पड़ता है। वो लोग जो आज कंज्यूम नहीं कर पा रहे, वो पूरा क्लास कंजप्शन में आएगा, और ये क्लास बहुत बड़ा है इंडिया में, राइट। तो आने वाला समय इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा कंजप्शन का भारत मार्केट बनने वाला है, बराबर ना? यस। तो these all things are very important, और ये चीज हमें आगे काम लगेगी, राइट महेंद्र भाई? यस सर, थैंक यू। So thank you very much, and let me discuss with Mr. Subhash Ponkia. Yes sir. Yeah, Subhash bhai. So how are you? Fine? Yes, I am fine sir. Okay. अभी जो हमने सब लोगों से डेटा डिस्कस किए, कोई पॉइंट जिसपे मैं बात करना भूल गया हूं और आप फोकस करना चाहो? सर मैं अभी वही देख रहा था कि अगर हम मीडियन ग्रोथ से देखें तो इंडिया 2013 तक 3rd नंबर पे आ सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म मैंने देखा कि अगर देखें तो पिछले 20 साल से वर्ल्ड जीडीपी परसेंटेज वाइज, मतलब ग्रोथ से डी ग्रोथ हो रहा है। पहले 6% था, 5% जी, तो इसकी वजह से बाकी सब कंट्रीज भी डी ग्रोथ कर रहे हैं, बराबर। लेकिन जो 2 कंट्रीज को अभी हमने ओवरटेक किया है, जापान और जर्मनी, वो 2 जो कंट्री है वो शॉर्ट में, मतलब पिछले 5 साल में उनका ग्रोथ बढ़ा है, जबकि वर्ल्ड का ग्रोथ डाउन हुआ है। इसमें मैंने 10 साल का लिया है, 5 साल का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो मैंने होमवर्क किया था तभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वर्ल्ड डी ग्रोथ कर रहा है, फिर भी ये दोनों का ग्रोथ पॉजिटिव आया है। तो जैसे वर्ल्ड का ग्रोथ शुरू होगा तो ये हमसे आगे निकल सकते हैं। हमसे आगे तो इनका कभी ग्रोथ रहा ही नहीं है ना। देखो कभी भी कोई भी डेटा में मुझे हमसे अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा इनका, तो हम हमसे आगे बढ़े ऐसा तो कैसे उम्मीद रखेंगे? दिखा आपको कहीं पे भी, कोई भी जगह पे इंडिया से ज्यादा ग्रोथ तो कोई भी दशक में नहीं है, ना 20 साल में, ना 50 साल में, ना 5 साल में। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले नहीं था, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 5 साल का डेटा देखे, तो 5 साल में उनका जो पहले 0% ग्रोथ था लास्ट 10 इयर्स में, जापान का पिछले 10 साल में
19 साल में या तो 10 साल में 0% हाँ। ग्रोथ था, वो 5 साल में 3% हो गया है, जबकि वर्ल्ड का ग्रोथ 4% से 3% हुआ है। वर्ल्ड डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल में जापान और जर्मनी, वो दोनों ने 0 से 3 हुआ है, जर्मनी 1% से 3% हो गया है। बराबर। नेगेटिव सिनेरियो में भी उसने अगर आउट परफॉर्म किया है, तो जब वर्ल्ड का जीडीपी पॉजिटिव होगा तो वो और आउट परफॉर्म करेंगे, बराबर है, और वो आउट 4% परफॉर्म भी आ करेंगे। सकते हैं, बराबर। अच्छा, लेकिन आप उसको इंडिया का अगर आप ग्रोथ उनके साथ कंपेयर करते हो तो वो इंडिया के ग्रोथ को तो ओवरटेक नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं? नहीं, वो तो क्योंकि नहीं कर अगर पाते। इसी श्रृंखला में आप देखो तो वर्ल्ड 4% से इंडिया 8% से, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में, कितने 20 सालों में इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड से डबल ग्रोथ किया है, यस, है ना? तो अगर वर्ल्ड 6% पे आती है तो इंडिया का तो स्प्रेड और बढ़ जाएगा, हम 12% उम्मीद रखेंगे इंडिया के लिए। ओके, बराबर। हकीकत तो यही है कि पिछले 20 सालों में आपने कई लेख भी पढ़े होंगे, उन्होंने भी यही आपके डेटा की बात की है कि Yes, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने 20 साल से दुनिया से डबल ग्रोथ प्रूव किया है, राइट? यस, तो अगर वर्ल्ड का फायदा जापान और जर्मनी को मिलता है तो इंडिया को तो मिलना ही है, बराबर ना सुभाष भाई? यस सर। और जापान जो है, ये जापान का डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, जापान में डिपेंडेंट लोग ज्यादा है, एजेड इकोनॉमी है, यस, प्रोडक्टिव अभी हम उसे नहीं कह सकते, वो पैसे वाली इकोनॉमी है, क्योंकि अब तक उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया, उनका जीडीपी पर कैपिटा अच्छा बढ़ा। जीडीपी पर कैपिटा तो समझते हो ना सुभाष भाई? यस, यस सर। या देखो क्या था जापान में, जापान के पॉपुलेशन रेट से ज्यादा उनका जीडीपी बढ़ता था, जिसके कारण इंडिविजुअल लोगों की जीडीपी पर कैपिटा जबरदस्त बढ़ी और लोगों के पास अच्छे पैसे आ गए। सेम थिंग इन चाइना और सेम थिंग इन इंडिया। अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जीडीपी पर कैपिटा का कंट्री इंडिया है। इंडियंस की इनकम साल में जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी और कोई भी मेजर इकोनॉमी की नहीं बढ़ रही है। क्यों? वो डिफरेंस जो मैंने अभी समझाया, स्प्रेड, पॉपुलेशन ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ। बराबर है? आपने डेटा लेकिन बहुत अच्छा बनाया है, इसको मेंटेन कीजिएगा, बराबर। मैं देखो पिछले 10 साल से डेटा मेंटेन कर रहा हूं और अभी 2019 है तो 2020 में डाल दूंगा मेरे डेटा में, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाता हूं तो मेरी गाड़ी पूरी ट्रैक रहती है, बराबर। और यहाँ पर जो डेटा लिया है वो तो 30 कंट्रीज का लिया है, लेकिन सभी मैंने इसमें वो डेटा ये होमवर्क में नहीं डाला, यहाँ तो सिर्फ 30 कंट्रीज ही लिया है, लेकिन सभी कंट्रीज का यही तरह से स्टडी करके देखे तो पिछले 10 सालों में 10% से ज्यादा ग्रोथ करने वाले जो कंट्रीज है, लेकिन उनका इकोनॉमी बहुत छोटा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे मंगोलिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, केन्या, घाना, ये सब कंट्री की आप खूबियां देखोगे ना, जी, जैसे अभी आपने बताया नाइजेरिया, ये सब कंट्री का ग्रोथ अच्छा है। और इसमें कारण ये भी है, आपने नाइजीरिया का एज देखा है कितना है, मीडियन एज? नहीं सर, वो नहीं देखा है। हाँ, चौंक नहीं जाओगे। ओनली 18, है ना? तो आपको ये डेटा देख के अमेजिंग लगेगा कि ये कौन सी कंट्री ग्रोथ कर रही है। तो वही कंट्री ग्रो कर रही है जो प्रोडक्टिव है, यानी कंजम्पशन वाले लोग वहां रहते हैं। कौन सी? यंग कंट्री। यही यंग कंट्री के फैक्टर से उन लोगों को ग्रोथ मिल रहा है। लेकिन इंडिया मेजर इकोनॉमी के साथ यंग है, और ये सब जो कंट्री है जिनके हमने नाम लिए, ये सब कंट्री बहुत छोटी छोटी है इकोनॉमी वाइज, इसीलिए उन पे ध्यान नहीं रख सकते। वो कितने भी परसेंटेज से ग्रोथ करे, उनको मेजर इकोनॉमी में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बराबर? यस सर। Sir, just a reminder, 8:40 is right. Yes, we are going to close it in next 10 minutes, right? Thank you very much Chintan bhai, and thank you Subhash bhai, aapko bhi. Thank you sir. Let me talk with Bhavna madam. Yes Bhavna madam, are you online? Yes sir. Yeah. So Bhavna madam, क्या चीज डिस्कवर हुई जब आपने ये पूरा डेटा चेक किया?
sir, that India's future is very, very bright. Yes, madam. तो you are also teacher है ना? Yes, sir. तो कितना अच्छा लगता है जब स्टूडेंट से बात करते हैं फिर, क्योंकि वो ये वही स्टूडेंट होंगे आपके भी जो इसी कंट्री में आने वाले समय में आगे बढ़ने वाले हैं. Yes, राइट? तो कितना अच्छा फ्यूचर है इन लोगों का, और ऐसे कंट्री में हम सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं जो कंट्री कल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है. Yes, sir. तो ये कोई ऊपर की बातें नहीं है, उच्च बातें नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा है इंडिया तो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, नहीं. इसके पीछे कुछ कारण है जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, और इसके पीछे आपका डेटा है, हर चीज आपके साथ है यहाँ पे. राइट? Correct. और अब आने वाले समय में आप कौन से इंडिकेटर देखोगे? जैसा हमने जीएसटी देखा, राइट? अब कुछ आने वाले 10-15 दिन में और कुछ डेटा आएंगे, प्रॉपर जीडीपी के डेटा आएंगे मैडम, जिसमें ये लोग बताएंगे, आरबीआई डेटा प्रस्तुत करेगी कि Q4 में इंडिया का जीडीपी कैसा रहा. तो आपको अभी से अनुमान हो जाना चाहिए जीएसटी को देख के कि Q4 में आरबीआई डेटा क्या लेके आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव. राइट? Yes, sir. आना चाहिए कि नहीं मैडम, इससे अंदाजा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. या फिर लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग अभी पॉजिटिव नहीं होते और बाजार चलने लगता है, फिर जब जीडीपी के डेटा आते हैं, जीडीपी के डेटा पॉजिटिव आते हैं, पर बाजार उस दिन गिरता है, क्योंकि वो तो पहले से सब डिस्काउंट हो चुका है. फिर लोगों को लगता है ये बाजार का ठिकाना नहीं, बाजार उल्टा चलता है, पर ऐसा नहीं है. इन्वेस्टर पहले से पवन की दिशा जान लेते हैं कि पवन कौन सी ओर बह रहा है. Correct. Right, madam? Correct, sir. So I will expect that you will continue with this GDP data, और कोई इंस्टीट्यूशनल जीडीपी डेटा पे आप डिपेंड नहीं रहोगे. पहले आपका डेटा आपके पास होगा और फिर हम किसी और इंस्टीट्यूशन के डेटा स्टडी करेंगे. राइट? ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच भावना मैडम. Thank you. And let me move with Mr. Saurabh Rawat. Yeah, Mr. Saurabh, are you Hello, online sir. right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Saurabh जी, सेम चीज है, कोई डाउट इसमें जो चीजों पे हमने बात की? नहीं सर, नो डाउट. सर एक क्वेरी था मेरा. या पूछिए. we talked about median age और ease of doing business index. Yeah. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में हमने न्यूज़ सुना था कि इंस्टेड ऑफ मूविंग टू इंडिया कंपनीज आर मूविंग टू वियतनाम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जबकि वियतनाम मतलब रैंक में भी पीछे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और मीडियन एज भी इतना नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन का, बराबर है, इंडिया का कम है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाट आर फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट शिफ्ट सर? राइट. देखिए, मेजर शिफ्ट है कि एक माइनर शिफ्ट है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. बराबर ना? कुछ इंडस्ट्री के मूव होने से कभी होता है कि कुछ इंडस्ट्री को इनविटेशन दिया जाता है कि यू कम एंड इंस्टॉल योर प्लांट्स और हम आपको सब्सिडी देंगे, बराबर ना? हम आप पे ये टैक्स नहीं डालेंगे, हम आपको 3 साल तक आपके पास से टैक्स नहीं लेंगे. सो दिस आर बेनिफिट जिसको देख के कुछ इंडस्ट्री जा सकती है. करेक्ट सर. राइट. पर ओवरऑल इंडिया में ज्यादा एफडीआई आ रही है. ये हमें कौन सा डेटा बताएगा? एफडीआई डेटा अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ह्यूज एफडीआईज आर कमिंग इन इंडिया. राइट. ओके. तो कोई चिंता की बात नहीं है और हम अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे. बराबर ना? ओके. वियतनाम जो है ये एक छोटा कंट्री है जिसको हम इतनी बड़ी इफेक्ट इंडिया को देता हुआ नहीं मानेंगे. अगर यही चीज जैसे जापान में हो, जर्मनी में हो, चाइना में हो, तो इसकी बड़ी इफेक्ट आ सकती है. ओके ओके सर. Okay, so thank you very much, Saurabh bhai. Thank you, sir. Thank you, And let me talk with Mr. Kamal Bhatt. Yes, Kamal bhai. Are you online, Kamal bhai? मेरे ख्याल से कमल भाई is not online right now. Okay. So बढ़िया काम किया है. देखो कमल भाई ने भी हर एक के डेटा देखने के, everyone एक दूसरे के डेटा देखो. देखो किसी और की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, कहीं से कुछ आपको सीखने को मिलेगा. हम सब के पास डेटा सेम है पर हम सब अलग अलग डेटा पे काम करेंगे. हम सबका क्रिएटिविटी डिफरेंट होगा. राइट. सो इट वाज अमेजिंग डिस्कसिंग एवरीवन्स डेटा. महेश भाई,
यस सर। ओके, सो महेश भाई आपका होमवर्क रह गया लगता है ना? हाँ सर, रह गया, अगले वीक करता हूँ सर। क्या करिएगा, तो क्या है कि ये सिंपल डेटा है पर ये कॉन्फिडेंस बहुत देगा। राइट सर, राइट सर। कोई क्वेरी है इस चीज पे जो डेटा पे हमने आज डिस्कस किया? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है क्वेरी। ओके, तो मैं आशा रखूंगा कि वी ऑल आर हाईली कॉन्फिडेंट ऑन इंडिया, राइट? राइट सर। या, थैंक यू। अनग प्रधान, या अनग मैडम, एनी क्वेरी? हेलो। या, यस मैडम। हाँ, हेलो। यस मैडम। हाँ, नहीं क्वेरी तो नहीं है, एंड सॉरी आई कुडंट डू द होमवर्क। या, बट नो प्रॉब्लम मैडम, जस्ट ट्राई टू डू इट, है ना? यस, आज मुझे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था अभी, तो इसके लिए नहीं हो पाया, लेकिन मैं कर लूंगी अभी। यस यस, नो प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम आया होगा, राइट? आप लोग शायद वेबसाइट और ऐप दोनों में साथ में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, राइट? बट दैट प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड। तो आप 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में साथ में लॉगिन रख पाओगे, राइट? ओके, तो प्रयास कीजिएगा ये एक्सरसाइज का मैडम, है ना? yes, इससे क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी, राइट? यस यस। Okay, so thank you very much. And we have not discussed with Gaurav bhai. Yes, Mr. Gaurav Khandelwal. मेरे ख्याल से गौरव भाई, आर यू ऑनलाइन? ओके, गौरव भाई, धर्म भाई, जिनसे भी हमारी बात नहीं हुई है, केतन पटेल, आपको कुछ भी क्वेरी हो, मिस्टर आर एस येल्लूर। Yes, I can hear you. Can you hear me? या, आवाज आ रही है धर्म भाई आपकी? गौरव बोल रहा। ओके, तो गौरव भाई एंड धर्म जी। हाँ, even I was not able to do the assignment since there was lot of pressure for the March and in my business. Yeah, not able to do the assignment, but definitely I'm going to do in the coming week, and I'm looking forward for more assignments, and I will do it. आज का शेड्यूल काफी अच्छा लगा मुझे, जीडीपी के बारे में आपने बताया। और ये सब चीजें गौरव भाई हमें खुद के धंधे में भी काम लगती है। एग्जैक्टली। हमें पता रहता है कब प्रॉब्लम वाला समय है, तो फिर हम थोड़ा सेविंग पे ध्यान दे उस समय पे। हमें ये पता रहेगा कब वर्ल्ड के जीडीपी से हमको ये पता लगता है कि कौन सी, अगर हमारे यहाँ पे कोई इंडिया में कोई कंपनी है, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में वो उसका बिजनेस है, और अगर उस पर्टिकुलर कंट्री का अगर जीडीपी अच्छा चल रहा है, दैट मींस दैट कंपनी इज गोइंग टू हैव अ गुड फ्यूचर, सो वी कैन इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी आल्सो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत सी चीजें क्लियर होगी धीमे धीमे, जैसे जैसे आप जीडीपी देखोगे वैसे वैसे शेयर बाजार एकदम आसान हो जाता है जब हम जीडीपी पे ट्रैक करते हैं, तो बराबर ना? राइट, सो इट वाज अमेजिंग विद एवरीवन। थैंक यू। या गौरव भाई कुछ कह रहे थे आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, मुझे आपने जो जीडीपी पे सीखा वो काफी अच्छा था। ओके, मुझे पहली बार इतना नॉलेज आया कि ये भी हमें इस सेक्टर में ये भी देखना होता है। राइट सर। हाँ, पीयूष और सर। दूसरा चीज है सर, कुछ वीडियो जो है वो हिंदी में नहीं है, मैं इंग्लिश में थोड़ा कम समझ पाता हूँ। अच्छा, राइट, नो प्रॉब्लम। धर्म भाई, मेरे को प्रसाद ने बताया कि आपके कॉल आए थे कि हिंदी में वीडियो है ना, हिंदी में करेंगे अभी हम लोग सारी चीजें, राइट? नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी दिक्कत हो कह देने का, बराबर? थैंक यू। दिस इज विनोद हियर सर, कैन यू हियर मी? यस विनोद सर। या सर, मेरी शीट खोलिए, मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है। एक मिनट। ओके, कहिए विनोद भाई। सर, ये जो एवरेज एस्टिमेट निकाले हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए एवरेज के लिए? ओके, 49 ईयर, 19 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, राइट। देखिए 5 साल के जो आपने एवरेज निकाले हैं, इसमें आपने 2019, देखिए मैं अभी डिलीट कर देता हूं, राइट? और मेरे को 5 साल के एवरेज चाहिए, इज इक्वल टू क्या करूं अभी मैं, ब्रैकेट करंट ईयर यानी 2019, राइट? ओके, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ओके, राइट? हाइफन 1 डिवाइड बाय 5,
ठीक है, ये आ गया 2.01%। तो मतलब 5 साल में दुनिया का ग्रोथ खाली 2% हुआ है, बराबर ना? ये इस प्रकार से गिना है। अच्छा ठीक है, राइट? तो यही सेम फंडा 10 ईयर, 19 ईयर, 49 ईयर। कुछ एवरेज का था, कई लोगों ने एवरेज किया था बीच में कई जगह, एवरेज ग्रोथ। अच्छा, वो देखो क्या एवरेज क्या किया है पता है आपका? एस्टिमेट जब लिया ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एवरेज में प्रॉब्लम पड़ रही है। या देखो एस्टिमेट में क्या करने का कि जैसे आप, अब ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे विनोद भाई, मैं यहाँ वापस ये डिलीट कर देता हूँ, राइट? और मैं गया यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल दिस ईयर, कितना आया? 4.55%, राइट? अब इस डेटा के हिसाब एवरेज से हमको कितने सालों से भाग करना चाहिए? कितने? नहीं, एवरेज को हमको जैसे सपोज हमने 20 का लिया, 2010 का लिया, अभी 2019 का लिया है, तो देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 9 ईयर, 10 इयर्स और 20 इयर्स, और इट्स ओनली जस्ट डिवाइड तो करना एड देम अप एंड डिवाइड बाय, yeah, we have to just do the average of all these three, first, second, third data and the fourth data। ये चारों जो डेटा है, इन चारों का अगर आप एवरेज लेते हो तो आपने क्या किया विनोद भाई? शॉर्ट टर्म डेटा को भी कंसीडर किया जो खाली 2% है, और लॉन्ग टर्म डेटा को भी कंसीडर किया जो 7% है, राइट? तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं खाली लॉन्ग टर्म डेटा ले रहा हूं, मैं खाली शॉर्ट टर्म डेटा ले रहा हूं। आपने सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए अनुमान रखा कि दुनिया आने वाले समय में 4.5% से आगे बढ़ेगी, राइट? और हमें तो बेसिकली लास्ट 20 इयर्स का लेना चाहिए मैक्सिमम। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो पुराने तो इकोनॉमी खत्म हो गई ना अब तो। देखो अगर आप खाली 20 साल का लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? चलो मैं खाली यहाँ पे आपका 20 साल का लेता हूँ, राइट? जो 5.18% है। तो पहले कितना था? 4.5%। अभी कितना है? 5%। तो हमेशा ये प्लस माइनस कितना होगा? थोड़ा बहुत। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 5% के बदले 10% उम्मीद करके बैठे हो, या 5% के बदले 0% उम्मीद करके बैठे हो, बराबर ना? ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस जाएगा, और है तो वैसे ही एस्टिमेट, ओके, राइट? तो ये प्लस माइनस हो सकता है, और तो आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो। अभी हम जो 25 की या 30 निकालेंगे वो इस एवरेज पे निकालना चाहिए आपको ना, फिर या आपको ये पूरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों डेटा देखना चाहिए, ओके, पूरा, राइट? 2030 देखो आईएमएफ भी क्या एस्टिमेट कर रही है कि वर्ल्ड विल ग्रो विद 5%, है ना? उन्होंने भी बोला है कि दुनिया आने वाले 10 साल में 5% से बढ़ेगी। तो उनको क्यों लगता है? अभी तो दुनिया खाली 2% से बढ़ रही है, पर वो भी पुराने एवरेज पे जा रहे हैं। उनको लगता है कि दुनिया वापस ग्रोथ पे आ जाएगी, जो ग्रोथ पे पिछले 10-15 साल से नहीं है। फिर भी साथ में चलते रहने का, जैसे जैसे ग्रोथ की फिगर आती जाती है वो आपके एस्टिमेट को पक्का करती है। अच्छा, ये चार्ट मैंने किसी कॉपी किया था क्योंकि मुझसे नहीं बन रहा चार्ट एक्चुअली। ओके, तो आई हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, आई जस्ट कॉपीड समबडी, आई सेड कि काम तो करूं थोड़ा बहुत मैं इसमें, बराबर। वैसे चार्ट बनाना मुश्किल पड़ता है। देखो हमारे विनोद भाई लॉजिक क्लियर हो जाने चाहिए कि हमें ये ना हो कि हमें पता ना हो कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट? हो सकता है कुछ क्रिएटिविटी हमसे ना हो, इट्स ऑल राइट, पर लॉजिक्स शुड बी क्लियर, बराबर है? जैसे यहाँ पे आपने बताया कि ये 2-3 कंट्रियां डी ग्रोथ कर रही है, राइट? इंडिया का ग्रोथ है तो वो ग्रोथ दिखना चाहिए, और वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यस इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। ये ग्रोथ मैंने एवरेज किसी और हिसाब से निकाला था, मैंने इनको 3 को ऐड किया, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया, उसको इसलिए गड़बड़ नहीं, हुई ये ना। आपने ये एकदम गलत फॉर्मूला लिया हुआ है। देखो मैं अभी सीधा यही कर देता हूँ यहाँ पे नीचे तक, राइट? मुझे अब इसलिए ये पूछा बराबर कि हाँ यही मुझे लग रहा था, क्योंकि उस तरह तो निकलता नहीं एवरेज ना। आई एडेड 3 डिफरेंट ईयर्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, राइट? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। या सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस टुडेज मीटिंग। और हमने आज जो जीडीपी के बारे में जो सीखा है, राइट, ये चीज को
ये बेसिक चीज है। हो सकता है बहुत सी जगह पे जहाँ पे हम सीखे आपको लगे कि क्यों जीडीपी पे बातें हो रही है, लेकिन आपको बुरे समय पे जीडीपी ही साथ देने वाली है, राइट? सो भावना मैडम वर आस्किंग समथिंग, या भावना मैडम आपकी कोई क्वेरी थी ना? सर थोड़ा सा ये आप अपने ढंग से थोड़ा सा समझा दीजिए, हाउ जीडीपी विल बी लिंक्ड टू आवर परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर मार्केट के ऊपर कैसे इसका इन्फ्लुएंस रहेगा सर? राइट, तो आपके ये प्रश्न का जवाब एपिसोड 3 में मिल जाएगा। कल से आप जो सीखने वाले हो वो जीडीपी से ही लिंक हो जाएगा पूरा, अलग अलग इंडस्ट्री पे। ओके सर, ओके सर। एक चीज का मेरे को आंसर दो मैडम कि इंडिया का जीडीपी आज 3 ट्रिलियन है, राइट? तो उसमें इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ऑटो का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अब कल जब इंडिया की जीडीपी 10 ट्रिलियन होने वाली है 2030 में, तो आपको क्या लगता है आईटी इंडस्ट्री यहाँ से बड़ी होगी कि इतने की इतनी होगी? नहीं, बढ़ेगी सर। राइट, वो बढ़ेगी। डिपार्टमेंट स्टोर की इंडस्ट्री बढ़ेगी, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। तो ये सीधा लिंक है। जीडीपी जितना ग्रोथ करता है उतना अलग अलग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, राइट? यस सर। So next week we are going to study different industries of India. तो next week थोड़ा अलर्ट रहिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे हम आने वाले हफ्ते एंटर होंगे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये काम की भी है, और हमें इसमें कई जानकारी मिलेगी कि इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री बड़ी है, कौन सी इंडस्ट्री छोटी है। So next week is very important. Stay alert, right? So thank you very much to each and every participant for staying connected for more than 2 hours, है ना? लंबी मीटिंग रही है, लेकिन चलो काफी हमारे बेसिक चीजों पे आज चर्चा हुई है, और नेक्स्ट वीक से हम लोग और एडवांस जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Very, very thanks to you, sir.